दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 56। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या उसे हैरानी से देख रही थी। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, मॉम आप भी बैठो। आव्या रुद्र के कहने पर उसके पास रोड पर ही बैठ जाती है। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। आव्या को रुद्र के आप बोलने से बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। रुद्र ने कभी भी आव्या को आप नहीं कहा था। वैसे भी वो अभी आव्या को आप नहीं कह रहा था, वो तो अपनी मॉम यानी नैना को आप कह रहा था। आव्या उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्र होश में आओ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। रुद्र आव्या के हाथ को खींचते हुए लेटने को कहता है, मॉम आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। सूरज की चमकती धूप पड़ रही थी और रुद्र को रात लग रही थी। रुद्र की क्यूट हरकतों को देखकर आव्या के होंठों पर अचानक ही मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी ये हरकतें शायद ही आव्या को फिर से देखने को मिलने वाली थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगती है। कैमरे को देखकर रुद्र अपने दांत दिखाते हुए स्माइल करता है। ऐसा करते हुए वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। आव्या एकदम से हंसने लगती है। रुद्र इधर से उधर पलटते हुए कहता है, मॉम लाइट बंद कीजिए ना, इतनी तेज़ रोशनी आ रही है। आव्या मुस्कुराते हुए उसका वीडियो निकाल रही थी। तभी अचानक रुद्र उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आव्या सीधे रुद्र के ऊपर गिर जाती है। वो इतनी तेजी से नहीं गिरी थी, पर फिर भी आव्या थोड़ा डर गई। रुद्र की आंखें अब बंद थीं। आव्या उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, रुद्र होश में आओ। बुलाते हुए आव्या मन में ये सोच रही थी, कहीं रुद्र नशे में उसके बेबी को नुकसान न पहुंचा दे। रुद्र को अब कुछ एहसास होता है तो वो आव्या के पेट पर हाथ रख लेता है। आव्या बैठ जाती है। रुद्र भी बैठ जाता है और आव्या के पेट को देखते हुए कहता है, मॉम मेरे ब्रदर सिस्टर आ रहे हैं। आव्या तुरंत कहती है, अरे गधे, ये तुम्हारे ब्रदर सिस्टर नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, होश में आओ। क्या छोटे बच्चों जैसा मॉम मॉम कर रहे हो। आव्या ने ये सब बोलते हुए रुद्र के सिर पर थोड़ा सा मार दिया था। रुद्र अचानक से बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा मुंह बना लेता है, वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा रोने वाला हो। रुद्र कहता है, आपने मुझे मारा, आप बहुत बहुत ज़्यादा गंदी मॉम हो। आव्या को पहले तो मज़ा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो इरिटेट होने लगी थी, क्योंकि रुद्र उसकी कोई बात सुन ही नहीं पा रहा था। आव्या अब धीर को कॉल करती है। कुछ देर में धीर वहाँ आ जाता है। रुद्र को ऐसे देखकर वो आव्या से पूछता है, क्या हुआ मैम। आव्या वहाँ से उठते हुए कहती है, रुद्र को मैंने गलती से भांग वाला लड्डू खिला दिया, अब वो यहाँ से जा ही नहीं रहा है। धीर रुद्र को देखता है। रुद्र भी अब तक धीर को देख चुका था। वो एकदम से चिल्लाता है, डैड। रुद्र जैसे ये कहता है, धीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रुद्र धीर का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करके कहता है, आप भी आ गए डैड। रुद्र की इस हरकत से धीर को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। वो आव्या को देखता है जो मुंह खोले उसे ही देख रही थी, फिर इधर उधर देखने लगती है। आव्या धीर से कहती है, वो रुद्र को लेकर कार में बिठाए। धीर रुद्र को उठाता है। रुद्र बहुत मुश्किल से उठता है और सीधे धीर की पीठ पर चढ़ जाता है। रुद्र बहुत भारी था, जिससे धीर के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी धीर अपना पूरा जोर लगाए रुद्र को उठा लेता है। रुद्र नशे में बड़बड़ाता है, डैड आपको याद है बचपन में आप ऐसे ही मुझे पीठ पर उठाते थे। रुद्र को इस वक्त रुद्रांश की याद आ रही थी। रुद्र शायद 9 महीने का था, तब रुद्रांश उसे इसी तरह गोद में उठाता था। भले रुद्रांश जैसा भी था, वो रुद्र से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो रुद्रांश रुद्र से इसीलिए नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि रुद्र की वजह से रुद्रांश उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। जबकि रुद्र ने जन्म लिया था, तब से रुद्रांश रुद्र से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। उसे अपने डैड का प्यार चाहिए था, पर वो उसे नसीब ही नहीं हुआ। रुद्र जब रुद्रांश को मरते हुए देख रहा था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसे दर्द नहीं हुआ। उसे भी रुद्रांश का दर्द देखकर बहुत दर्द हुआ, लेकिन उस वक्त रुद्र को रुद्रांश के दर्द से ज़्यादा नैना का दर्द दिख रहा था। धीर रुद्र को कार में बहुत मुश्किल से बैठाता है। उसके बैठाते ही आव्या भी जल्दी से बैठ जाती है। जल्दी से कार के दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है। धीर भी आगे बैठ जाता है। रुद्र बड़बड़ाते हुए कहता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बट आपने मेरी मॉम को बहुत हर्ट किया। इतना बोलते ही वो आगे बैठे धीर को मारने लगता है। धीर को वो रुद्रांश समझ बैठा था। आव्या रुद्र को पकड़कर कहती है, रुद्र वो तुम्हारे डैडी नहीं है। रुद्र अब आव्या के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, मॉम आई लव यू मॉम एंड आई हेट डैड। इतना कहते कहते रुद्र आव्या के गले लग जाता है। आव्या उसे पकड़ लेती है। आव्या रुद्र के बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगती है। धीर भी रुद्र को देख रहा था। आव्या को अब फील होता है कि रुद्र रो रहा है। आव्या रुद्र को कसकर पकड़े हुए उसे आवाज़ देती है, रुद्र रोते हुए कहता है, मॉम आई रियली मिस माई डैड। आव्या रुद्र की पीठ को रब करने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है
आव्या बस उसे गले लगाए चुपचाप रहती है। जब वो होटल में पहुंचते हैं तो रुद्र फिर से धीर की पीठ पर चढ़ जाता है। धीर बेचारा रुद्र को उठाते हुए उसकी कमर का बैंड बच चुका था। वो बहुत मुश्किल से रुद्र को बेडरूम तक लेकर जाता है। आव्या भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। धीर रुद्र को बेड पर बिठाने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। रुद्र बेड पर लेटा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। आव्या उसके पास बैठकर बड़े प्यार से देख रही थी। आव्या उसे देखते हुए धीरे से कहती है, काश मैं इसके बचपन का कोई वीडियो देख पाती, कितनी क्यूट हरकतें की होंगी। रुद्र आंखें बंद किए हुए आव्या की गोद में सिर रख लेता है। वो आव्या के हाथ को अपने बाल पर रखकर कहता है, तुम मुझसे छोड़कर क्यों गई थी मासूका। आव्या जो अब तक मुस्कुरा रही थी, रुद्र की ये बात सुनते ही उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। आव्या धीरे से बड़बड़ाती है, माशूका, ये वर्ल्ड तो। आव्या को जैसे ही कुछ याद आता है वो तुरंत रुद्र को उठाने लगती है। आव्या जोर जोर से बुलाते हुए कहती है, रुद्र, रुद्र, ये माशूका कौन है। रुद्र अपनी नशीली आंखें धीरे से खोलता है और आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, माशूका, मेरी माशूका मुझे छोड़कर चली गई। आव्या उसे जोर से धक्का देते हुए कहती है, रुद्र, कौन है ये माशूका, बोलो जल्दी। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखता है। वो आव्या की आंखों को देखते हुए कहता है, माशूका की आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, लेकिन छोटी थी। रुद्र आव्या के होंठों को छूते हुए कहता है, उसके होंठ बहुत ज़्यादा रसीले थे। रुद्र अब आव्या के बालों को छूते हुए कहता है, उसके बाल बहुत लंबे थे। मेरी माशूका बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत, बाल छोड़ती थी तो प्रिंसेस लगती थी, और तुम तो डायन लगती हो। बोलते ही रुद्र हंसने लगता है। आव्या जेलसी से बुरी तरह से भर चुकी थी। वो गुस्से से रुद्र की शर्ट फाड़ देती है। ये देखकर रुद्र और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रुद्र ऐसे हंस रहा था जैसे वो पागल हो। आव्या उसके सीने पर मारते हुए कहती है, बताओ मुझे, कौन है वो। आव्या का बुरा सा मुंह बन चुका था, साथ ही वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। आव्या उसे मारते हुए फिर से कहती है, रुद्र, बताओ मुझे, बताओ कौन है। आव्या खींचते खींचते रुद्र का कुर्ता फाड़ चुकी थी। रुद्र उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो माशूका की तारीफ पर तारीफ करता जा रहा था। इन सब के चक्कर में आव्या की ड्रेस के आगे के 2 बटन खुल चुके थे। रुद्र की नज़र अचानक ही आव्या के उभरते सीने पर चली जाती है। आव्या को भी जब ये एहसास होता है तो वो तुरंत रुद्र के ऊपर से हटती है। रुद्र भी अचानक से ही आव्या को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र अपने फटे हुए ड्रेस को और ज़्यादा फाड़कर अपने बदन से अलग करता है। आव्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देख रही थी। रुद्र बहुत धीरे धीरे आव्या के करीब बढ़ता है। आव्या घबरा रही थी कि कहीं रुद्र नशे में उसके बहुत करीब आने की कोशिश न कर दे। रुद्र आव्या के ऊपर झुकते झुकते अचानक ही उसके ऊपर गिर जाता है। आव्या डर से अपने पेट पर हाथ रखे थी। आव्या रुद्र के कान में कहती है, रुद्र, हमारे बेबी। रुद्र को जैसे होश आता है वो आव्या के ऊपर से हटकर उसके बगल में पेट के बल लेट जाता है। आव्या कुछ सोचती है, फिर एकदम से वो रोने लगती है, क्योंकि उसे पूरी तरह से कन्फर्म था कि रुद्र की माशूका यानी रुद्र की कोई गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में रुद्र ने उसे कभी नहीं बताया। आव्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। जैसे ही वो प्रेग्नेंट थी तो इस सिचुएशन में लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आव्या के सिसकने की आवाज़ आ रही थी और उसके बस आंसू बह रहे थे, जो अब ना रुद्र को सुनाई देने वाले थे और ना ही दिखाई देने वाले थे। रुद्र अब पूरी तरह से गहरी नींद में सो चुका था। रात के करीब 2 बजे रुद्र की आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है। उसके सिर पर उसे भारीपन लग रहा था। रुद्र घड़ी की ओर देखता है। उसे अब धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि उसने भांग वाला लड्डू खाया था, जिसके बाद उसने क्या किया उसे खुद नहीं पता। रुद्र अपने कमरे को देखने के बाद सबसे पहले तो खुद को देखता है। वो अब तक कलर से रंगा हुआ था। रुद्र उठकर सीधे वॉशरूम जाता है। पहले तो वो शावर ऑन करता है। शावर लेते हुए उसे याद आता है कि बेड पर आव्या नहीं थी। रात के 2 बजे थे और आव्या नहीं थी। ये सोचते ही रुद्र जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है। वो पूरे कमरे को पूरे गौर से देखता है, फिर आव्या को बुलाते हुए बाहर जाता है। बेबी गर्ल। रुद्र हॉल में पहुंचता है जहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। हॉल की हालत देखकर रुद्र का दिल एकदम से घबरा जाता है। रुद्र थोड़ा तेज आवाज से बुलाता है, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। रुद्र घर का चप्पा चप्पा देखता है पर आव्या गायब थी। वो कहीं भी नहीं थी। रुद्र गुस्से से दांत भींचते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रुद्र को इस वक्त खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आव्या को पार्टी में ले गया, इसीलिए वो नशे में चला गया। अगर वो नशे में ना होता तो ऐसी लापरवाही नहीं करता। रुद्र अब धीर को कॉल करता है। धीर 2 बार में नहीं उठाता, लेकिन तीसरी बार में उठा लेता है। रुद्र उसके उठते ही गुस्से से चिल्लाता है, मर गए थे क्या, मेरी बेबी गर्ल कहाँ है। धीर अब भी हल्की नींद में ही था, लेकिन रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसकी सारी नींद उड़ जाती है। धीर घबराते हुए कहता है, बॉस, मैम तो कमरे से बाहर नहीं निकली। रुद्र चिल्लाता है, नहीं निकली तो कहाँ है, मैंने हर जगह देख लिया। धीर तुरंत उठते हुए कहता है, बॉस, मैं अभी चेक करता हूँ। रुद्र गुस्से से कॉल कट करता है और अब आव्या के फ़ोन में कॉल करने लगता है, पर आव्या का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। रुद्र अब बिल्कुल पागल सा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर
ध्रुवंश उठकर बैठ जाता है। उसकी नींद अचानक ही खुल गई थी। ध्रुवंश बेड पर देखता है तो उसे बेड पर अपने और रंध्र के अलावा कोई नहीं दिखता। धारा बेड से गायब थी। ध्रुवंश उठकर वॉशरूम जाता है ये सोचकर कि धारा वॉशरूम में है, पर धारा वहाँ भी नहीं थी। ध्रुवंश दरवाजे को अच्छे से बंद करके बाहर देखता है। वो किचन में देखता है, वहाँ भी धारा नहीं थी। ध्रुवंश सोचते हुए खुद से कहता है, किचन में नहीं है तो कहाँ चली गई। ध्रुवंश अब पूरे घर को देख लेता है पर उसे धारा कहीं नहीं मिलती। ध्रुवंश अब बाहर निकल जाता है। बाहर गार्डन में भी उसे कोई नहीं दिखता। ध्रुवंश वहाँ के बॉडीगार्ड को देखता है। सारे बॉडीगार्ड इस वक्त सोने के लिए जाते थे। ध्रुवंश को सोचते हुए धारा को ट्रेस करता है। ध्रुवंश जैसे ही ट्रेस लोकेशन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि लोकेशन कमरे में ही दिखा रहा था। ध्रुवंश जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो उसे धारा का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ मिलता है। अब ध्रुवंश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो किसी को कॉल करता है। ध्रुवंश के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ध्रुवंश किसी से बात करने के बाद कॉल कट करता है। कुछ ही पल में उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। मैसेज को देखने के बाद वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद ध्रुवंश एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां ढलान पे धारा बैठी हुई थी और एकटक सामने चांद को देख रही थी। ध्रुवंश जीप से उतरकर उसके पास चला जाता है। वो धारा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। धारा सामने चांद को देखकर धीरे से कहती है, डर गए थे। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त डर साफ दिख रहा था। उसके माथे पर पसीना था। धारा ध्रुवंश को देखती है, फिर कहती है, कितनी शांति है ना यहाँ। ध्रुवंश सीरियस आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को। धारा सामने देखती है। कुछ पल शांत रहने के बाद वो कहती है, घर में बहुत अजीब लग रहा था, बहुत घुटन सी हो रही थी। ध्रुवंश जल्दी से धारा के सिर को छूता है। उसे लगा शायद धारा की तबीयत खराब है। ध्रुवंश फिक्र से पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। धारा ध्रुवंश के हाथ को पकड़ लेती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुवंश उससे तुरंत कहता है, तुम अकेली क्यों आई, मुझे बुला लेती, मैं तुम्हारे साथ आता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम्हें पता है ना तुम किंग की वाइफ हो। धारा मुस्कुरा देती है। अगर उसे कोई खतरा होता तो वो सिर्फ ध्रुवंश की वजह से होता। उसकी लाइफ में तो खतरा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन जब से वो ध्रुवंश से जुड़ी थी उसकी लाइफ में बस खतरा और खतरा बस चुका था। धारा ध्रुवंश के सीने पर सिर रखकर सामने चांद को देखते हुए कहती है, आज के ही दिन मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। बहुत याद आ रही थी उसकी। मॉम डैड को याद करने के लिए हम दोनों ऐसे ही साथ बैठकर चांद को देखते थे। ध्रुवंश धारा को देखता है। धारा की बातों को सुनते हुए वो उसके सिर पर किस करता है और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों कुछ पल बिल्कुल शांत रहते हैं। शांति को तोड़ते हुए धारा बहुत धीमे से ध्रुवंश को बुलाती है, ध्रुवंश। ध्रुवंश भी धीमी सी आवाज़ में उससे कहता है, हाँ। धारा फिर से शांत हो जाती है। चांद की रोशनी दोनों के ऊपर पड़ रही थी। उनकी परछाई नदी में साफ दिख रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी जो माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। धारा चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आई नो, जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। बोलते हुए धारा के होंठों पर अनगिनत मुस्कान बिखर जाती है। ध्रुवंश कन्फ्यूजन से धारा के चेहरे को देखता है। ऑफकोर्स उसे सरप्राइज जानने की इच्छा थी। धारा उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैं उसी दिन तुम्हें ये सरप्राइज़ बताऊंगी। ध्रुवंश होके बोलता है। वो देख पा रहा था कि धारा उस सरप्राइज़ के लिए कितनी ज़्यादा खुश है। उसकी खुशी को ध्रुवंश बिखेरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इंतज़ार करने के लिए मान जाता है। पर उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी तो हो रही थी कि आखिर वो सरप्राइज़ है क्या। धारा कुछ याद करते हुए कहती है, रंध्र। बोलते ही वो ध्रुवंश से अलग होती है, फिर एकदम से कहती है, तुम रंध्र को अकेले छोड़कर आ गए। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाता है। धारा तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। धारा ध्रुवंश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाते हुए कहती है, चलो जल्दी, बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ध्रुवंश धारा की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। धारा उससे सट जाती है। ध्रुवंश धारा के पेट पर हाथ रखता है। धारा के हाथ भी अपने पेट पर चले जाते हैं। धारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश धारा के कंधे पर किस करते हुए कहता है, तुम जब मिली तो मैंने मॉम को मैसेज कर दिया था, वो रंध्र के साथ है। धारा झट से अपनी आंखें खोलकर कहती है, मॉम को परेशान क्यों किया, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। ध्रुवंश अब धारा के गाल पर किस करता है। उसे इस ठंडी हवाओं में धारा के शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ध्रुवंश अपनी मधोशी भरी आवाज़ में कहता है, आजकल तुम बहुत सॉफ्ट हो रही हो, तुम्हारे गाल थोड़े फूल गए हैं। धारा की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो ध्रुवंश में पूरी तरह से खो रही थी। अचानक ही वो ध्रुवंश को धक्का देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, और आजकल तुम बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। इतना बोलते ही वो भाग जाती है। ध्रुवंश भी उसके पीछे भाग कर जाता है। दोनों के इन खूबसूरत लम्हों में कोई था जो उनकी खुशियाँ चुराने की तैयारी कर रहा था। ऐसा कोई जिनकी दोनों को कोई खबर नहीं थी। वहीं दूसरी ओर
आव्या के गायब होने से रुद्र पूरा पागल सा हो चुका था। उसका दिमाग तो इसी चीज़ में अटका हुआ था कि कहीं किसी ने आव्या को किडनैप तो नहीं कर लिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था। वो जहाँ था वहाँ फुल सेफ्टी थी। धीर कमरे में आता है और रुद्र की ओर फ़ोन बढ़ा देता है। रुद्र फ़ोन में चल रहे वीडियो को देखता है जो सीसीटीवी फुटेज थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आव्या हॉल के सारे सामान को फेंक रही है। ये देखकर रुद्र की आईब्रो सिकुड़ जाती है। हाँ, उसे पता था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन ऐसा मूड स्विंग उसने पहली बार देखा था। सीसीटीवी में दिख रहा था कि आव्या तोड़फोड़ करने के बाद सीधे किचन में चली गई। किचन में जाकर वो कैबिनेट के अंदर चली गई। रुद्र जैसे ही ये देखता है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। रुद्र धीर को उसका फ़ोन वापस करके वहाँ से जाने का इशारा करता है। धीर वहाँ से चला जाता है। रुद्र अब सीधे किचन की ओर बढ़ जाता है। वो किचन में जाकर उसी कैबिनेट के पास बैठ जाता है जहाँ आव्या थी। रुद्र कैबिनेट का दरवाज़ा खोलता है, तभी उसकी नज़र आव्या पर जाती है जो बिल्कुल सिकुड़कर बैठी हुई थी। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो बेबी गर्ल? आव्या ने अपना सिर झुकाया हुआ था। रुद्र की आवाज़ से वो अपना सिर उठाकर उसे देखती है। आव्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे। ये देखकर रुद्र को अजीब लगता है। रुद्र आव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, तभी आव्या उसके हाथ को झटक देती है। वो रोते हुए कहती है, छूना भी मत मुझे, जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। रुद्र आईब्रो सिकोड़कर उसे देखता है। रुद्र अब कुछ सोचने लगता है। वो जब भांग के नशे में था तब इसने कुछ कर तो नहीं दिया। ये सोचते हुए वो आव्या को देखता है। आव्या के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी नाराज़ है। रुद्र फिर से अपने हाथ बढ़ाकर पूछता है, हुआ क्या है, कुछ बताओगी? आव्या फिर से उसके हाथ को अपने करीब नहीं आने देती। वो उसके हाथ को झटक देती है। आव्या रोंदू आवाज़ में कहती है, तुमने कहा मैं खुले बालों में डायन दिखती हूँ। रुद्र बहुत धीरे से बोलता है, बाप रे, इतना सच बोल दिया। उसकी बात सुनकर आव्या रुद्र को मारती है। वो रोते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आव्या फिर से दरवाजे को बंद करने वाली होती है, पर रुद्र उसे जल्दी से पकड़ लेता है और उसे मनाते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था, खुले बालों में तो तुम अप्सरा लगती हो, चलो अब बाहर आ जाओ। आव्या तुरंत कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसके कहते ही रुद्र झट से कहता है, हाँ तो झूठ बोलने के लिए तुम ही तो मजबूर कर रही हो। आव्या ये सुनकर फिर से उसे मारती है। रुद्र हंसता है। आव्या अब रोती है, जिसे देखकर रुद्र कहता है, अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था, चलो बाहर आओ। आव्या नाम इसे हिलाती है। आव्या रोते हुए कहती है, माशूका कौन है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने कहा वो तुम मुझसे भी अच्छी दिखती है और तुम उसे बहुत मिस करते हो। आव्या की हरकत पर रुद्र को हंसी आ रही थी, क्योंकि आव्या जेलस थी। अब उसे समझ आ रहा था कि आव्या ने इतनी तोड़फोड़ क्यों की थी। रुद्र पहले तो उसे परेशान करने के लिए कहता है, ओह, तो मैंने बता दिया मेरी माशूका के बारे में। आव्या रोनी शक्ल से उसे देखती है। रुद्र मुस्कुराते हुए आव्या के गाल को खींचता है, फिर कहता है, माई प्रेग्नेंट बेबी गर्ल, यू नो, मुझे उस वक्त तुम पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि तुम इस वक्त एक महा बेवकूफ़ लड़की की तरह बिहेव कर रही हो, बट आई लाइक इट। अब बाहर आओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ लॉक कर दूंगा। आव्या रुद्र से कहती है, जब तक तुम नहीं बताते कि माशूका कौन है, मैं बाहर नहीं आऊँगी। रुद्र एक गहरी सांस लेकर कहता है, एक छोटी सी बच्ची थी जो धीर की बहन थी, क्यूट सी, उसका नाम ही माशूका था, काफ़ी अटैच था मैं। आव्या रुद्र को गौर से देख रही थी। वो पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते थे? रुद्र आव्या को घूर कर देखता है, फिर कहता है, छोटा बच्चा था मैं, प्यार का मीनिंग भी नहीं पता था, प्यार का मतलब तभी जाना जब तुमसे मिला। आव्या रुद्र की आंखों में एकटक देखते हुए पूछती है, सच कह रहे हो? रुद्र धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। आव्या जब ये सुनती है तो वो अपने दोनों हाथ बढ़ा देती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। दोनों अब खड़े हो जाते हैं। आव्या फिर से अपने हाथ बढ़ाकर कहती है, गोदी। रुद्र आव्या को गोदी करके किचन से सीधे बेडरूम में ले जाता है। वो आव्या को बेड पर लिटाता है। आव्या जेलसी की वजह से पूरी रात नहीं सोई थी, इसीलिए रुद्र उसे अच्छे से कडल कर लेता है और फिर आव्या की आंखों को बंद करवाकर उसके बालों को धीरे धीरे से सहलाने लगता है। रुद्र अब माशूका के बारे में सोचने लगता है। बहुत सालों बाद उसे माशूका का ख्याल आया था। वो तो उसे भूल ही चुका था। बचपन में जब रुद्रांश ने देखा कि रुद्र माशूका से ज़्यादा अटैच हो रहा है, इसीलिए उसने माशूका को बेच दिया। रुद्रांश का बॉडीगार्ड की बेटी थी और धीर की बहन। रुद्रांश ने उसे बेच दिया, फिर भी उसके बॉडीगार्ड ने रुद्रांश से कुछ नहीं कहा। हालांकि वो अपनी बेटी के लिए अकेले में रोता ज़रूर था, पर वो कभी रुद्रांश के खिलाफ नहीं गया। धीर हमेशा पूछा करता था कि उसकी बहन कहाँ है, पर उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। पर बाद में उसे पता चला कि रुद्र की वजह से उसकी बहन को बेच दिया गया। रुद्र को भी बाद में ही पता चला। धीर ने ये जानने के बाद रुद्रांश को मारने की कोशिश भी की, मगर वो हमेशा नाकाम रहा। इस वजह से धीर और रुद्र का काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। होली के त्यौहार में ही वो गायब हुई थी, इसीलिए शायद रुद्र को आज उसकी याद आ गई। रुद्र उन दिनों को याद करते हुए आव्या के बालों पर किस करता है। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। यहाँ आव्या और रुद्र खुश थे। रुद्र आव्या का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अप्रीता की शादी की बातें भी चलने लगी थी। जब अप्रीता की शादी का सवाल उठा तो सभी ने सोचा कि सुरभि और स्वर्णा की भी शादी करा दी जाए।
सुरभि का तो ठीक था क्योंकि वो सत्या के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी, उसकी फैमिली के साथ भी अटैच हो चुकी थी। लेकिन रोहान स्वर्णा की शादी के लिए मना कर रहा था। सिद्धार्थ की फैमिली अब तक सिंघानिया फैमिली से नहीं मिले थे। सिद्धार्थ भी बहुत कम ही यहाँ आता था। तो रोहान के मुताबिक स्वर्णा की शादी का प्लान कैंसिल हो गया। वहीं उधर इस्प्रहा की पढ़ाई भी खत्म होने की कगार पर थी, इसीलिए दोनों ने बेबी प्लान कर लिया। अब इस्प्रहा 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। वहीं द्रांश का कोई अता पता नहीं था। वो ऐसे नाराज़ हो चुका था कि उसने उस दिन के बाद मुड़कर देखा ही नहीं। कुछ दिन बाद सुबह के करीब 5 बजे आव्या और रुद्र सोए हुए थे, तभी उसका फ़ोन 2-3 बार लगातार बजने लगता है। इतने ज़्यादा रिंग होने की वजह से आव्या और रुद्र दोनों उठ जाते हैं। रुद्र फ़ोन टेबल से उठाता है। ये आव्या का फ़ोन था। रुद्र फ़ोन आव्या की ओर बढ़ाता है। आव्या कॉल रिसीव करती है और नींद भरी आवाज़ में कहती है, हाँ मम्मा। उधर से काव्या कुछ बोलती है, जिसे सुनकर आव्या के हाथों से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है, जिसमें अनगिनत दर्द उभर कर आया था। रुद्र आव्या से पूछता है, क्या हुआ बेबी गर्ल? रुद्र के पूछते ही आव्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। रुद्र को बहुत अजीब लगता है। वो आव्या का फ़ोन उठाकर अपने कान पर रखता है। वो जैसे ही उधर की बात सुनता है तो उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। सिंघानिया विला हॉल में विशाखा जी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। नीचे सफ़ेद चादर में अरुणी देवी लिपटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और उनकी सांसें नहीं चल रही थी। आदित्य अरुणी देवी के पैरों के पास बैठा हुआ था। पृथ्वीराज भी इस कदर बैठे हुए थे जैसे उन्होंने होश ही खो दिया हो। काव्या, प्रीत और श्रेष्ठा विशाखा जी को संभाल रहे थे। तीनों की ही आंखों में आंसू बह रहे थे। विशाखा को जिसने बचपन से बड़ा किया, जब उसका अपना कोई नहीं था, तब अरुणी देवी ने उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। आज वो उन सबसे दूर जा चुकी थी। उनकी उम्र भी तो अब इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इस दुनिया में ज़्यादा दिन रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। आदित्य तो सबसे ज़्यादा अटैच अपनी दादी से ही था। उसका यूं से छोड़कर जाना आदित्य के दिल में दर्द का पहाड़ टूटने जैसा था। आदित्य भी फूट फूट कर रोना ज़रूर चाहता था, पर उसे पता था कि अगर वो टूटा तो उसका सारा परिवार बिखर जाएगा। जिस तरह अरुणी देवी ने इस पूरे परिवार को संभाला था, अब उस घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी थी। इकलौता आदित्य ही तो था जिस पर अरुणी देवी आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी। अनुराग तो टूट सा गया था। वो अर्जुन के गले लगकर रो रहा था। अनुराग हमेशा से अपने सारे इमोशंस को सबके सामने दिखा लेता था। उसके लिए खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सारा आदित्य के पास जाकर बैठ जाता है। अरुणी देवी के बाद आदित्य का सबसे अच्छा अटैचमेंट सौरभ के साथ था। आदित्य को हिम्मत देने के लिए सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पुकारता है, आदि। आदि चुपचाप अरुणी देवी के पैर को पकड़े हुए था। उसका चेहरा झुका हुआ था। आव्या भी दरवाजे से दौड़ते हुए अंदर आती है। जैसे ही उसकी नज़र अरुणी देवी के बेजान शरीर पर जाती है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आव्या को याद था, जब उसके प्रेगनेंसी की खबर आई थी तब अरुणी देवी ने कहा था कि वो उसके बच्चे को देखना चाहती हैं। आव्या जिस तरह से शरारतें करती थी, उसके बच्चे भी ऐसी शरारतें करते हैं या नहीं? अरुणी देवी की बहुत इच्छा थी आव्या के बच्चे देखने की, लेकिन बच्चों के आने से पहले ही उन्होंने सबको अलविदा कह दिया। आव्या रोते हुए आगे बढ़ जाती है। वो अरुणी देवी के पास बैठकर उनके चेहरे को छूती है। आव्या को पता था उसकी परदादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसे ये यकीन था कि उसकी परदादी बहुत स्ट्रांग है। वो इस वक्त तक इंतज़ार ज़रूर करेंगी जब उसके बच्चे होंगे। आव्या रोते हुए कहती है, परदादी आप बहुत झूठी हैं। आपने कहा था कि आप मेरे बच्चों को। इससे आगे आव्या कह नहीं पाती, वो रो देती है। उसकी ज़ुबान उसे कुछ कहने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी। आव्या बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका रोना उसे कहने से रोक रहा था। अव्यान प्रणय के कान में धीरे से कुछ बोलता है। प्रणय अपने आंसू पोंछते हुए आव्या के पास जाकर बैठ जाती है और आव्या को संभालने की कोशिश करती है। आव्या प्रेग्नेंट होने की वजह से अपने इमोशंस को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। अवन्या अव्यान की गोद में थी और चारों तरफ देख रही थी। कुछ लोग थे जो जान पहचान के थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अवन्या ने कभी नहीं देखा, इसीलिए वो सभी और देख रही थी। वो देख पा रही थी कि लोग कैसे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, उसे तो समझ नहीं आ रहा था। अव्यान भी अपनी परदादी को देखते हुए अवन्या को संभाले हुए था। अवन्या अब अव्यान को देखते हुए बुलाती है, पापा। अव्यान उसे देखता है। अवन्या इशारे करती है। वो सब नीचे उतरना चाहती थी क्योंकि बहुत देर से वो अव्यान की गोद में थी और उसे गोद में रहना इतना पसंद नहीं था। अवन्या झटपटाते हुए नीचे उतरती है और चलते हुए अरुणी देवी के पास चली जाती है। अवन्या उन्हें छूकर बुलाने लगती है। उसकी इस हरकत से सभी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अव्यान जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। अव्यान के उठाते ही अवन्या भी अब रोने लगती है। भले वो बच्ची थी, लेकिन सभी के रोते हुए चेहरों को देखकर उसे भी रोना आ गया और वो भी रोने लगी। अव्यान अवन्या को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर उसे रुद्र खड़ा हुआ दिखता है। रुद्र अव्यान के कंधे पर हाथ रखता है तो अव्यान रुद्र के गले लग जाता है। जहाँ इमोशंस की बात आती है तो अव्यान सिर्फ रुद्र के सामने ही जाहिर कर पाता है। बहुत देर बाद अरुणी देवी को वहाँ से लेकर जाते हैं। अरुणी देवी की अर्थी को उठाने के लिए
आदित्य, अर्जुन, अनुराग, ध्रुव और रोहान आगे आते हैं। पृथ्वीराज बहुत बुरी तरह से टूटे हुए थे, इसलिए अब उनके बस की बात नहीं थी। सभी लोग अब घर से निकल जाते हैं और कुछ घर पर रह जाते हैं। आव्या को वहाँ जाने के लिए मना किया जाता है। आव्या जिद तो करती है, लेकिन उसे सख्ती से मना कर दिया जाता है। आव्या को संभालने के लिए प्रज्ञा और धारा रुक जाती हैं। बच्चों को संभालने के लिए स्वर्णा और अप्रीता रुक जाती हैं। तीनों बच्चों को दोनों संभाल रही थी, अवन्या, सुहांश और रंध्र। सुहानी भी घर पर ही रुक जाती है, बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अरुणी देवी को चिता पर लिटाया जाता है। काव्या को आज उस पल की याद आने लगती है जब उसके पास कोई भी नहीं था। तब अरुणी देवी ने उसके हाथ को थामा था। वक्त ऐसे कट गया कि अरुणी देवी आज उसके हाथ को छोड़ गई। ये जिंदगी भी ऐसी है कि एक बार अगर कोई आए तो उन्हें जाना ही होता है, चाहे वो आज हो या कल। आज अगर कोई हमारे साथ है तो कल नहीं। पृथ्वीराज आगे बढ़ते हैं अरुणी देवी की चिता को जलाने के लिए। चिता को जलाते ही विशाखा तो चिल्ला उठती हैं। वो उनकी ओर ही बढ़ने लगती हैं, पर उन्हें सब पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे अरुणी देवी आग की लपटों में कहीं गुम सी हो जाती हैं। रात के करीब 8 बजे घर में सब मायूस मायूस से बैठे थे। आज सब तरफ एक बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। विशाखा ने कुछ खाया नहीं था तो काव्या उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही थी। उनके आंसू अब तक बहे जा रहे थे, जिसका उन्हें होश ही नहीं था। काव्या बहुत मुश्किल से उन्हें खाना खिलाकर कमरे में सुला देती है। काव्या अब आदित्य के पास जाती है। आदित्य भी बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठा था। उसने आज एक बार भी अपना मुंह खोलकर एक शब्द भी नहीं बोला था। काव्या उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य को जैसे काव्या के छूने का एहसास भी ना हुआ हो। वो कोई रिएक्ट नहीं करता। काव्या आदित्य के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप पापा से जाकर खाने को कहिए ना। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी उन्हें शुगर है। और बोलते हुए वो आदित्य के चेहरे को देखती है। अब भी आदित्य कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। काव्या को आदित्य की हालत देखकर रोना आ रहा था। काव्या कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप प्लीज़ ऐसे चुप मत रहिए ना। आपकी खामोशी से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर उठकर कमरे से निकल जाता है। काव्या आदित्य की आवाज़ सुनना चाहती थी। आज वो उसी दिन में पहुंच चुकी थी जब आदित्य से उसकी शादी हुई थी, और वो कुछ नहीं बोलता था। वो इतना चुप रहता था कि काव्या उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाती थी। आज भी काव्या का कुछ ऐसा ही हाल था। आज भी वो बस आदित्य की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही थी। आदित्य खाने की प्लेट लेकर अरुणी देवी के कमरे में जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज वहीं मौजूद थे। वो अरुणी देवी की तस्वीर को देख रहे थे। शुरू से आज तक उसकी माँ की जितनी तस्वीरें थी वो सब कुछ वो शांति से देख रहे थे। किस तरह से वो बचपन में उन्हें संभालती थी वो सब कुछ देख रहे थे। आदित्य उनके पास जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज ज़मीन पर बैठकर ही वो सब कुछ देख रहे थे। आदित्य खाने का एक निवाला पृथ्वीराज की ओर बढ़ा देता है। पृथ्वीराज एक नज़र आदित्य को देखते हैं, फिर नज़रें हटाकर कहते हैं, आज नहीं आदि, आज हमारे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। आदित्य कुछ पल शांत रहता है, फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, दादी तो छोड़कर चली गई, अब आप भी मुझसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज आदित्य को देखते हैं, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ दर्द था। दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं था। पृथ्वीराज इमोशनल होकर कहते हैं, पापा के जाने पर इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन आज माँ। इतना बोलकर वो अपना सिर झुका लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए तस्वीर पर गिर जाता है। आदित्य उनकी आंसुओं को देखते हुए कहता है, पापा, आपका टूटना मुझे और तोड़ रहा है। दादी ने हमेशा मजबूत बनाना सिखाया है, ना कि टूटना। जाने से पहले भी तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा हमारे पास रहेंगी, ना होकर भी हमारे करीब होंगी। आदित्य पृथ्वीराज को समझा तो रहा था, लेकिन वो खुद किस कदर खुद को संभाले हुए था वो उसे ही पता था। पृथ्वीराज खुद को संभालते हुए अब आदित्य की बात मानकर 2 बाइट खा ही लेते हैं। इस दौरान पृथ्वीराज आदित्य को भी खिला देते हैं। कुछ देर तक वहां रहने के बाद आदित्य वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो देखता है तो उसकी नज़र काव्या पर जाती है, जो सोफे पर ही सो रही थी। आदित्य ये देखकर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। काव्या नींद में धीरे से बड़बड़ाती है, आपकी चुप्पी मुझे बहुत तकलीफ देती है, प्लीज़ चुप मत रहिए मिस्टर हस्बैंड। आदित्य धीरे से काव्या के बालों को सहलाता है और फिर उसके माथे पर किस कर लेता है। कमरे में सुहानी वॉशरूम में थी, वहीं टेबल पर फ़ोन रखा था, जो सुहांश ने उठा लिया। सुहांश कॉल उठाते ही हेलो करता है। वो कुछ बात करने के बाद जल्दी से कमरे से निकल जाता है। जैसे ही सुहांश बाहर निकलता है तभी सुहानी बाहर आती है। सुहांश को कमरे में ना देखकर सुहानी बाहर निकल जाती है। वो अब काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए वो सुहांश को ढूंढने के लिए चली जाती है। सुहांश के पैर छोटे छोटे थे, इसीलिए वो अब तक हॉल में ही पहुंचा था। सुहानी
उसे बुलाती है। सुहांश उसे बुलाते हुए वो उसके पीछे जाती है। सुहानी विला के बाहर जाती है क्योंकि सुहांश विला के बाहर आ चुका था। वो बाहर देखती है, द्रांश सुहांश को गोद में लिए हुए खड़ा था। वो सुहांश से बातें कर रहा था। सुहांश भी बहुत खुशी से बात कर रहा था। सुहानी जैसे ही द्रांश को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे द्रांश की हरकत याद आती है वो जल्दी से आगे बढ़कर द्रांश की गोद से सुहांश को छीन लेती है। द्रांश को समझ ही नहीं पाता। सुहानी द्रांश को देखकर गुस्से से कहती है, वापस क्यों आए हैं आप? जाइए ना जहाँ आपको जाना है। जब सुहांश आपको याद कर रहा था, आपके बारे में पूछ रहा था, तब आपको उसकी याद नहीं आई, और अब किस लिए आए हैं आप? द्रांश एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए सुहांश को देखकर पूछता है, तुमने मुझे याद किया? सुहांश जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाता है। सुहानी को जैसे ही एहसास होता है कि द्रांश उसे इग्नोर कर रहा है, वो भी द्रांश को इग्नोर करके अब सुहांश को लेकर जाने लगती है। सुहांश छटपटाता हुआ द्रांश को बुलाने लगता है, पापा पापा। द्रांश जल्दी से आगे बढ़कर सुहांश को सुहानी की गोद से छुड़ाता है और उसे हल्का धक्का देते हुए दांत बींच कर कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना, जान से मार दूंगा। सुहानी हैरानी से द्रांश को देखती है क्योंकि द्रांश की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी नफरत दिख रही थी। द्रांश गुस्से से कहता है, तुम्हें तो कोई और बच्चा चाहिए ना, तो जाओ करो तुम अपना दूसरा बच्चा। सुहानी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर द्रांश कह क्या रहा है। क्या वो दूसरे के पास जाकर उसे बच्चा करने को कह रहा है? सुहानी हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, दंश, मैंने हमारा बच्चा कहा था। द्रांश तुरंत कहता है, हाँ तो दूसरे बच्चे के लिए कितनी खुश हो तुम। हम दूसरा बच्चा करें, सारा प्यार उस पर लौटाएं और मेरा ये बेटा प्यार के लिए तरसता रहे मेरी तरह। यही चाहती हो ना तुम? सुहानी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके द्रांश को देखती है। सुहानी ये सोचकर हैरान थी कि द्रांश इसलिए उससे नाराज था। द्रांश अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से दांत बींचते हुए कहता है, मिसेस सुहानी द्रांश सूर्यवंशी, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे जैसी हालत मेरे बेटे की हुई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। द्रांश की बातें इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि सुहानी अंदर तक कांप जाती है। सुहानी उसे डर से देख रही थी क्योंकि द्रांश का इस वक्त जिस तरह का रूप था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सुहानी कांपती आवाज़ में कहती है, दंश, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूँगी? आप बोलते हुए सुहानी द्रांश को छूने ही वाली होती है कि द्रांश उससे एक कदम दूर होकर बीच में ही कहता है, छूना मत मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी और क्या नहीं। मैंने तो सब कुछ बताया था ना अपने बारे में, फिर तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं इन सब चीज़ों के लिए मान जाऊंगा? इनफैक्ट तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इसके बारे में पूछने की? सुहानी बहुत अफसोस के साथ द्रांश को देख रही थी। सुहानी उस वक्त को कोस रही थी जब उसने ये सब कुछ कहा। सुहानी ने कभी ये सोचा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सुहांश कभी सुहानी को देख रहा था तो कभी द्रांश को। वो समझ पा रहा था कि उसकी मम्मा पापा उसके लिए झगड़ रहे हैं। वो रोकना तो चाहता था, लेकिन वो रोके भी कैसे? द्रांश इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो किसी पर भी चिल्ला सकता था। सुहानी अब कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उससे पहले द्रांश उससे कहता है, जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ मैं कभी उस सिचुएशन में अपने बच्चे को नहीं रखूँगा। अगर हमारी बेटी होती तो क्या तुम उसे अपने उस सिचुएशन में रहने देती जैसे तुम रह रही थी? द्रांश जैसे ही कहता है तो सुहानी को अपने बचपन से अब तक की याद आती है, जब उसे बस टॉर्चर किया जाता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो अभी मर जाए। सुहानी जल्दी से ना में सिर हिलाती है। वो अपने कान को पकड़कर द्रांश से कहती है, आई एम सॉरी। द्रांश सुहानी से नज़रें हटाकर कहता है, मुझे ये सॉरी शब्द इतना जहरीला लगता है कि मैं बोलते हुए वो एकटक से सुहानी के चेहरे को देखता है। सुहानी उसे ही पछतावे से देख रही थी। द्रांश उससे नज़रें हटा लेता है। द्रांश कहता है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलकर बच जाओ। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। बोलते ही द्रांश अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। सुहानी पीछे से चिल्लाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप इसे इतना बड़ा बना रहे हैं। द्रांश के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर गुस्से से सुहानी को देखता है। द्रांश कहता है, बड़ी बात तो अब होगी, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर। द्रांश सुहांश को कार के अंदर बिठाता है। सुहानी जल्दी से भागकर आती है और कहती है, दंश, ये क्या नाटक है? आपको पता है मैं सुहांश के बिना नहीं रह सकती। आप ऐसे हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। सुहानी को इस बात का डर था कि कहीं द्रांश जैसे खुद गायब हो गया था, वो सुहांश को भी ना गायब कर दे। सुहानी द्रांश के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। द्रांश उसे देखते हुए दांत बींचकर कहता है, अगर तुम्हें अपने इस बच्चे की फिक्र होती ना तो दूसरे के बारे में नहीं सोचती। द्रांश जिस तरह से बोल रहा था अब सुहानी को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको ही सुहांश की फिक्र है, मुझे नहीं। अगर आपको फिक्र होती ना तो आप इतने दिनों से छोड़कर ना जाते। वो आपको याद करते थे और आप गायब थे। द्रांश अब सुहानी के कंधे को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे मजबूर किया है। सुहानी झटके से द्रांश के हाथ को अपने कंधे से हटा देती है और कहती है,
अरे क्या ही गलत कहा मैंने? अगर गलत कहा भी था तो आप मुझे नॉर्मली मना भी कर सकते थे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। और आपको क्या लगता है आप मुझे बार बार हर्ट करेंगे और मैं सहती रहूँगी? मिस्टर द्रांश सूर्यवंशी, अगर आप गलत सोचते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं हर कोई आपके डैड जैसा हो या आपकी आंटी या माँ जैसा हो। आप मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, समझ आया? द्रांशु से घूरते हुए कहता है। आजकल बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। सुहानी तुरंत कहती है, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। द्रांश सिर हिलाते हुए सुहानी को देख रहा था। वो कुछ पल तक ऐसे ही सिर हिलाता रहता है, फिर अचानक ही वो सुहानी की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। दोनों के चेहरे बेहद करीब आ जाते हैं। सुहानी द्रांश की आंखों में देखती है तो वहीं द्रांश भी सुहानी की आंखों में देख रहा था। वो कहता है, शुक्र करो कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, वरना तुम्हारी जो ये ज़ुबान है ना, इसे काट कर तुम्हारे हाथों में दे देता। इतना बोलते ही वो सुहानी की आंखों में एकटक देखने लगता है। सुहानी उसे गुस्से से घूरते हुए अचानक ही गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। सुहानी को इस वक्त बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। द्रांश अपने दांत भींचते हुए सुहानी को देखता है। सुहानी गुस्से से कहती है, शुक्र कीजिए कि आपको मैंने एक थप्पड़ मारा, वरना आपका जो ये गाल है ना, उस पर 1000 थप्पड़ों की बारिश करती। आपको क्या लगता है आपको जवाब देना आता है? मुझे नहीं। द्रांश कुछ देर तक उसे देखता है, फिर अचानक से ही सुहानी को खींच लेता है। द्रांश अब सुहानी के होठों को काटने लगता है, जिससे सुहानी को बहुत दर्द हो रहा था। सुहानी उसे धक्का दे रही थी, पर उसके धक्के का कोई मतलब नहीं था। आधे घंटे बाद द्रांश सुहानी को छोड़ता है। द्रांश ने उसके होठों को काट काट कर खून निकाल दिया था। सुहानी अपने होठों को छूती है तो उसे बहुत तेज़ दर्द होता है। सुहानी अब द्रांश को घूरती है, जो अपने हाथ से अपने होठों को पोंछ रहा था। सुहानी अचानक ही आगे बढ़ती है और खुद भी द्रांश को कसकर पकड़ लेती है। द्रांश को पकड़ने के बाद वो उसके होठों को उसी तरह से काटती है जैसे कुछ देर पहले द्रांश उसे काट रहा था। सुहानी बहुत तेज़ी से उसके होठों को काट रही थी। वो भी कुछ आधे घंटे बाद द्रांश को छोड़ती है। अब द्रांश के होठों से भी खून निकल रहा था। द्रांश के होंठ से निकलते खून को देखकर सुहानी को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। द्रांश अपने होठों को छूता है, फिर सुहानी को देखता है। सुहानी उसे अकड़ दिखाते हुए कहती है, सिर्फ आपको ये करना नहीं आता, मैं भी कर सकती हूँ। सुहानी अब द्रांश को नज़रअंदाज करके कार से सुहांश को निकालती है और उसे लेकर सीधे विला में चली जाती है। द्रांश बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। आज जिस सुहानी को वो देख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। सुहानी द्रांश का इतना इंतज़ार कर चुकी थी कि उसे अब द्रांश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। द्रांश कुछ देर तक वहाँ खड़ा ही रह जाता है, फिर कुछ सोचते हुए वो रुद्र को कॉल करता है। कुछ ही देर में रुद्र बाहर आता है। रुद्र द्रांश के पास आकर खड़ा हो जाता है। द्रांश उसे देखकर कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं आव्या इस वक्त एल्बम को देख रही थी, जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ में अरुणी देवी मौजूद थी। आव्या उन सबको देख ही रही थी, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। आव्या नंबर देखती है, वो एक अननोन कॉल था। आव्या कॉल रिसीव करती है तो उधर से रुद्र की आवाज़ आती है, बेबी गर्ल, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम तुरंत वहाँ पहुँचो। आव्या कुछ पूछती उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। आव्या खुद में ही बड़बड़ाती है, इतनी रात को ये मुझे कहाँ बुला रहा है। आव्या कुछ पल सोचती है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लोकेशन दिया हुआ था। आव्या उठती है तो उसकी नज़र रुद्र के फ़ोन पर जाती है, जो बेड पर रखा हुआ था। आव्या को अब समझ आता है कि रुद्र ने दूसरे नंबर से कॉल क्यों किया। आव्या अपना फ़ोन लेकर सीधे कमरे से निकल जाती है। आव्या कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उसके निकलने के कुछ 5 मिनट बाद रुद्र विला के अंदर आता है। रुद्र सीधे कमरे में जाता है तो उसे खाली कमरा मिलता है। रुद्र वॉशरूम में जाकर देखता है, फिर बैल्कनी में। रुद्र अब कमरे से आकर बुलाता है, बेबी गर्ल। रुद्र बेड के पास जाकर अपना फ़ोन लेकर आव्या को कॉल करता है। आव्या का फ़ोन बिजी था। रुद्र फ़ोन को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए वो कमरे से निकल जाता है। रुद्र विला में अब आव्या को ढूंढने लगता है। वो फ़ोन भी कर रहा था और साथ में इधर उधर ढूंढ भी रहा था। आव्या का कॉल बार बार बिजी आ रहा था। वहीं आव्या एक सुनसान सी जगह पर अपनी कार रोकती है। वहाँ एक बस स्टैंड था जहाँ कोई भी नहीं था और ना ही कोई गाड़ी आ रही थी। आव्या इधर उधर देखती है। वो इस वक्त रुद्र को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आव्या फ़ोन को गौर करती है, जिसमें रुद्र से के 30 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे। आव्या धीरे से खुद में बड़बड़ाती है, फ़ोन तो घर पर था, ये अलग अलग नंबर से कॉल क्यों कर रहा है। आव्या अब रुद्र के नंबर पर कॉल करती है। जैसे ही रुद्र कॉल रिसीव करता है वो तुरंत पूछता है, बेबी गर्ल कहाँ हो तुम। आव्या उसके सवाल पर खुद सवाल करती है, तुम पहले बताओ तुम कहाँ हो। रुद्र तुरंत जवाब देता है, घर में। रुद्र का जवाब सुनकर पहले तो आव्या चौंक जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, रुद्र मजाक मत करो, वैसे भी मेरा मूड पहले से ऑफ है, तुमने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ गई हूँ। रुद्र कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, मैंने कहा तो मैं आने के लिए कहा था, और कब कहा मैंने। आव्या इरिटेट होकर कहती है, रुद्र प्लीज़ मजाक मत करो, तुमने ही तो अननोन नंबर से कॉल करके एक लोकेशन पर आने के लिए कहा था।
रुद्र का चेहरा एकदम से ही सीरियस हो जाता है। वो आव्या से कहता है, मैंने तुम्हें कहीं नहीं बुलाया, तुम अननोन नंबर के बुलाने पर कैसे जा सकती हो? तुम जल्दी वहाँ से निकलो। आव्या को भी अब थोड़ी गड़बड़ लगती है। वो कार स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी उसे टायर से हवा निकलने की आवाज़ सुनाई देती है। आव्या एकदम से सहम जाती है। आव्या डरते हुए कहती है, टायर की हवा निकल गई। रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा बेबी। आव्या इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसे रोना आ जाता है। रुद्र तुरंत कहता है, तुम लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। कार से निकलना मत, चारों तरफ बंद कर दो। आव्या बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो खुद के लिए नहीं बल्कि बस अपने बच्चों की वजह से बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। आव्या चारों तरफ देख रही थी। अब भी चारों तरफ सन्नाटा था। आव्या अपने पेट पर हाथ रख लेती है। वो खुद के पेट को हाथों से छुपा रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार में नॉक होता है। आव्या डर जाती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर देखती है तो जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि बाहर रुद्र ही था। आव्या तुरंत निकलकर रुद्र के गले लग जाती है। आव्या का शरीर डर से कांप रहा था। रुद्र आव्या की पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। रुद्र इतना ही बोलता है, तभी अचानक एक मोटे से लोहे से उसके सिर पर कोई मारता है। वो आवाज़ उस जगह पर गूंज पड़ती है। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है, जिसके सिर से खून बह रहा था। आव्या घबराते हुए रुद्र को बुलाती है, रुद्र। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपने सिर को पकड़ते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। सामने बहुत सारे गुंडे खड़े थे। रुद्र के मुड़ते ही अब उसके चेहरे पर लोहे से मारते हैं। रुद्र धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। आव्या एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है, रुद्र। आव्या रुद्र को देखते हुए घबराते हुए उसे बुला रही थी, रुद्र उठो, रुद्र उठो। रुद्र के सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वो अपनी अधखुली आंखों से आव्या को देख रहा था। आव्या के घबराते हुए चेहरे को देखकर रुद्र उसके गाल पर हाथ रखता है, फिर आव्या से कहता है, बेबी गर्ल, जाओ यहाँ से। जैसे ही रुद्र ये कहता है, एक आदमी आगे बढ़कर उसके पेट पर चाकू घोंप देता है। आव्या फिर एक बार जोर से चिल्लाती है। रुद्र के मुंह से अब खून निकलने लगता है। आव्या बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। वो उस इंसान को धक्का देती है और रुद्र को उठाने की कोशिश करती है। रुद्र आव्या से कहता है, प्लीज़ मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाती है। आव्या उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। उसका खून सिर और पेट से निकल रहा था, जिससे उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। रुद्र को अब द्रांश की याद आती है। उसे तुम्हारे बारे में जैसे ही पता चला तो वो इसी फिराक में था कि तुम कब यहाँ आओगे, जहाँ आकर तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। रुद्र अपने कान पर टैप करता है, फिर सभी को अपनी धुंधली आंखों से देखता है। आव्या उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, जो नाकाम होती जा रही थी। एक आदमी बढ़कर आव्या को पकड़ लेता है, रुद्र से दूर करता है। आव्या छटपटाते हुए चिल्लाती है और दो लोग आव्या को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। रुद्र ज़मीन पर ही लेटा हुआ था। वो हिल तक नहीं पा रहा था। उसके सिर पर लगने की वजह से उसका शरीर स्टैचू बन चुका था। रुद्र अपने हाथ को बढ़ाते हुए आव्या को बुलाता है, बेबी गर्ल। आव्या बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी। वो लोग आव्या को धक्का देकर अंदर घुसा देते हैं। अब भी आव्या बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी। वो सारे लोग आव्या को पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ती है। रुद्र बस उस गाड़ी को देखते रह जाता है। उसके हाथ अब भी हवा में थे। गाड़ी जाते ही रुद्र की भी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। कुछ 10 मिनट होते ही द्रांश और अव्यान अलग अलग कार से उतरते हैं और रुद्र की ओर भाग जाते हैं। रुद्र के पास पहुंचते ही दोनों उसके पास बैठ जाते हैं। अव्यान रुद्र के गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, रुद्र, रुद्र। रुद्र इस वक्त होश खो चुका था। द्रांश कहता है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, ऑलरेडी इसके सिर से बहुत खून बह चुका है। द्रांश और अव्यान रुद्र को उठाते हैं। अव्यान रुद्र के साथ बैठता है तो वहीं द्रांश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो तुरंत कार को भगाता है। कुछ ही मिनटों में वो दोनों रुद्र को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रुद्र इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था जैसे वो अभी मर जाएगा। वैसे तो रुद्र अलर्ट ही था, लेकिन आव्या की बात सुनकर वो जल्दी जल्दी में किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं आव्या के साथ कुछ हो ना जाए। रुद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। रुद्र इस वक्त जिस दुनिया में था, वहाँ पर वो आव्या से दूर खुद को देख पा रहा था। आव्या उससे दूर जा रही थी। ये सब दिखते से रुद्र के सिर में और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से उसका खून तेज़ी से बहने लगता है। डॉक्टर ये देखकर डर रहे थे, अगर रुद्र ने और ज़्यादा प्रेशर लिया तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर अब जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। अव्यान और रुद्र बाहर खड़े थे। अव्यान की आंखों के सामने इस वक्त बस रुद्र का खून से सना चेहरा घूम रहा था। उसे तो आव्या की याद ही नहीं आई। रुद्र इतने क्रिटिकल सिचुएशन में था कि उसके बिना अव्यान कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। द्रांश भी एकटक आंखें बंद करके दरवाजे को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रुद्र पर इस वक्त अचानक से अटैक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर वो सब आव्या को एक घर के अंदर लेकर जा रहे थे। आव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मजबूत हाथों से वो छूट नहीं पा रही थी। आव्या को चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। आव्या खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आव्या के हाथ और पैरों को बांध दिया जाता है। आव्या चिल्ला ही रही थी, तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक लड़का बाहर आता है, जो करीब 30 साल का लग रहा था। आव्या उसे देखते हुए चिल्लाती है,
कौन हो तुम? वो लड़का आकर आव्या के करीब झुकता है। आव्या उसे गुस्से से देखते हुए जोर से अपने सिर से उसे मारती है। आव्या के ऐसा करते ही वो लड़का पीछे हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो अचानक से ही आव्या के बाल पकड़ लेता है। आव्या के मुंह से अचानक से ही आह निकल जाती है। वो इंसान आव्या को गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, अपनी चालाकी मेरे सामने मत दिखाना, ऐसा हश्र करूंगा कि। बोलते हुए उसकी नज़र आव्या के पेट पर चली जाती है। आव्या के पेट को देखते हुए उसके होठों पर एविल स्माइल आ जाती है। वो लड़का आव्या के पेट को छूते हुए कहता है, पहला बच्चा तो मेरे कहर से खत्म हो गया, अब इन सब की बारी। आव्या ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो रोते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ मत करना, मैं मर जाऊंगी। वो लड़का सरकास्टिकली वे में कहता है, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे जीने मरने से फ़र्क पड़ता है? आव्या बहुत ज़्यादा लाचार थी। वो लाचारी से सामने खड़े इंसान को देख रही थी। वो लड़का झटके से आव्या के बाल छोड़ देता है। आव्या की फिर से दर्द से आह निकल जाती है। वो लड़का अब अपने गुड्डों को इशारा करता है, फिर खुद वहाँ से चला जाता है। आव्या अपने पेट को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन रुद्र को बुलाती है। रुद्र, रुद्र तुम कैसे हो? प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र, मैं अपने इन बच्चों को नहीं खो सकती। आव्या बोल ही रही थी तभी उसे अपने पेट में हलचल सी महसूस होती है। वो लड़का कमरे में जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाता है। वो अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखता है। वो अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, इसी पल का तो कब से इंतज़ार था। तुम दोनों इस कदर मजबूर हो जाओ कि मैं जो कहूँ वो करो। तुम्हारे पहले बच्चे को इसीलिए मारा ताकि तुम घुट घुट कर जीते रहो, पर अफसोस मेरा ये प्लान फेल हो गया। पर कोई बात नहीं, जो इस बार न कर सका वो अब करूँगा। बोलते ही उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। सामने रुद्र और ध्रुवंश दोनों की ही तस्वीर थी। वो लड़का सबसे ज़्यादा ध्रुवंश को गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो लड़का अब कैरोसिन उन दोनों की फ़ोटो पर डालता है और फिर लाइटर से उसे जला देता है। आग लगते ही दोनों तस्वीरें जलने लगती हैं। वहीं पूरी रात रुद्र के ट्रीटमेंट होने के बाद भी रुद्र को होश नहीं आया था। वो किसी दूसरी ही दुनिया में जा चुका था। डॉक्टर अव्यान और रुद्र के पास आकर कहते हैं, फ़िलहाल हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, सिर में बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोमा में चले जाएं। डॉक्टर की बात सुनते ही अव्यान और द्रांश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। द्रांश अब बिना किसी को देखे वहाँ से निकल जाता है। इस वक्त उसका खून खौल रहा था। वहीं उधर जब सारी फैमिली को रुद्र आव्या के बारे में पता चला तो उनका सिर ही घूम गया, क्योंकि अरुणी देवी को विदा किए हुए उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। अब आव्या गायब थी और रुद्र क्रिटिकल सिचुएशन में था। दोनों में से कोई बचेगा भी या नहीं, ये सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था। ध्रुवंश आव्या की खोज में निकल चुका था। उसकी हेल्प के लिए पूरी माफिया फौज उसका साथ दे रही थी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। चप्पा चप्पा खोजने पर भी उसे कुछ नहीं मिला। आव्या की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। अव्यान भी अब आव्या को खोज रहा था। हॉस्पिटल में नैना आ चुकी थी और कुछ फैमिली भी रुद्र से मिलने के लिए आई हुई थी, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब तक रुद्र ऑपरेशन थिएटर में था। सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र को अपनी आंखों के सामने बस आव्या का चेहरा दिख रहा था और उसकी नम आंखें। आव्या बार बार रुद्र को पुकार रही थी। रुद्र बस उसे देख ही पा रहा था। न ही वो आव्या को जवाब दे पा रहा था, न ही वो कदम बढ़ाकर आव्या के पास जा पा रहा था। रुद्र अपनी ही यादों में था। वहीं अव्यान, द्रांश और ध्रुवंश एक जगह पर पहुंचते हैं। चारों एक दूसरे को देखते हैं। ध्रुवंश तुरंत कहता है, जहां तक मुझे पता है वो जो भी ट्यूलिप को मुंबई से तो नहीं लेकर गया होगा। द्रांश कुछ सोचते हुए कहता है, और जहां तक मुझे लग रहा है उसका असली टारगेट कोई और है। मेन टारगेट रुद्र और उसका बेबी गर्ल नहीं है। द्रांश की बात सुनकर ध्रुवंश और अव्यान की नज़र द्रांश पर जाती है। द्रांश कहता है, मैं चाहूँ तो सीधे उस पर हमला कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुद्र के बच्चों पर बात बन सकती है, इसीलिए तो उसने पहले ही खुद की सेफ्टी के लिए उसे किडनैप किया है। अव्यान शांत सी आवाज़ में कहता है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जब तक रुद्र को होश नहीं आ जाता हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। अव्यान की बात पर ध्रुवंश और द्रांश सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। अब तीनों वहाँ से जाने वाले थे कि तभी ध्रुवंश का फ़ोन बजता है। ध्रुवंश फ़ोन को देखता है। अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ध्रुवंश कॉल रिसीव करता है। कान के पास फ़ोन रखते ही उधर से आवाज़ आती है, हेलो किंग। आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जाने पहचानी सी आवाज़ थी। उधर से आवाज़ आती है, पहचान तो लिया होगा ना, आई एम योर एनिमी। ध्रुवंश दांत भींचते हुए कहता है, बहुत अच्छे से, तुम पहले भी कायर थे और अब। उधर से बीच में ही आवाज़ आती है,
नहीं नहीं, तुम इसे कायर नहीं कह सकते, इसे कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट एंड देन दुश्मनी। खैर, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्रुवंश उससे बात कर रहा था। अव्यान और द्रांश मुड़कर देखते हैं। ध्रुवंश उन दोनों को आगे चलने को कहता है। उसके इशारे को समझकर दोनों चले जाते हैं। उधर से फिर से आवाज़ आती है, गुड, चलो मैं पहले तुम्हारी बहन की आवाज़ सुना दूँ। ध्रुवंश आव्या की आवाज़ सुनने के लिए बेताब था। आव्या रोते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें मुझे मारना है मार दो, पर मेरे बच्चों को मत मारो। आव्या की आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश चिल्लाता है, ट्यूलिप ट्यूलिप तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आव्या की भी उधर से आवाज़ आती है, अंश मेरे बच्चे, मुझे अंश बहुत डर लग रहा है। आव्या इतना ही कहती है, तभी उस लड़के की आवाज़ आती है, तुम्हें तड़पता हुआ देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, अब मुझे तुम्हें और तड़पता हुआ देखना है। ध्रुवंश गुस्से से चिल्लाता है, साले कमीने, हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। बिल में छुपकर तो चूहे भी खुद को शेर समझने लगते हैं। ध्रुवंश के ऐसे बोलने से वो चाकू उठाता है और आव्या के पेट पर घुमाता है। आव्या ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। आव्या रोते हुए कहती है, प्लीज़ मत करो। वो लड़का मुस्कुराते हुए ध्रुवंश से कहता है, तुम जितना ज़ोर से चिल्लाओगे इधर तुम्हारी बहन की उतनी चीख निकलेगी। उसके इतना कहते ही आव्या की चीख निकल जाती है। ध्रुवंश घबरा जाता है। उसके मुंह से अब कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो लड़का ध्रुवंश की चुप्पी महसूस करते ही हंसने लगता है। ध्रुवंश बहुत शांत आवाज़ में कहता है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का तुरंत कहता है, गुड, अच्छा सुनो, तुम्हें अपनी बीवी को मारना होगा। जैसे ही तुम उसे मारोगे, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। ध्रुवंश जैसे ही सुनता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। आव्या ये नहीं सुन पाती क्योंकि वो लड़का अब आव्या से दूर खड़ा था। ध्रुवंश अब किसी की बात सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था कि उसे धारा को मारना होगा, मतलब आव्या और धारा में से उसे एक को चुनना होगा। ध्रुवंश के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। धारा से वो पहले भी दूर हो चुका था और अब आव्या से भी। वो दोनों में से किसी को नहीं खोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे आव्या की मिसकैरेज की याद आती है, आव्या किस तरह से बच्चे के लिए तड़पी थी, और कुछ दिन की ही तो बात है जब आव्या अपने तीनों बच्चों के बारे में बताते हुए कितनी खुश लग रही थी। ध्रुवंश पूरी तरह से सोच में डूब जाता है। कुछ वक्त बाद वो अपना फ़ोन उठाकर एक कॉल करता है। कुछ देर बाद धारा ध्रुवंश के पास पहुंचती है। धारा ध्रुवंश के पास आते ही उससे पूछती है, ध्रुवंश क्या हुआ, आव्या को कुछ पता चला? ध्रुवंश धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। धारा इधर उधर देखती है पर उसे आव्या कहीं नहीं दिखती। धारा कहती है, कहाँ है? ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ध्रुवंश कहता है, उसने शर्त रखी है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ट्यूलिप को वो सही सलामत घर पहुंचा देगा, वरना ट्यूलिप के साथ उसके तीनों बच्चे मारे जाएंगे। धारा ये सुनकर दंग रह जाती है। पहले तो उसे शर्त सुनकर झटका लगा था, उसके बाद ये सुनकर कि आव्या की कोख में 3 बच्चे हैं। ध्रुवंश खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। धारा कुछ देर चुप रहती है, फिर ध्रुवंश के गाल पर हाथ रख लेती है। ध्रुवंश तो धारा से नजरें तक मिला नहीं पा रहा था। धारा उसके चेहरे को ऊपर करती है तो उसकी नज़र धारा की नज़रों से टकरा जाती है। धारा ध्रुवंश की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, मार दो मुझे। ध्रुवंश हैरानी से धारा को देखता है। धारा उससे कहती है, अगर मेरी वजह से आव्या को कुछ हुआ तो पूरी जिंदगी हम दोनों घुटते रहेंगे, और मैं तुम्हें घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी तो वो 4 हैं और मैं एक के बदले अगर चारों की जान बचती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ध्रुवंश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धारा उससे कहती है, ध्रुवंश ज़्यादा मत सोचो, ये आव्या और उसके बच्चों का सवाल है। वो अपनी प्रेगनेंसी में कितनी खुश थी, हम उसकी खुशियों का गला नहीं घोट सकते। कुछ पल ध्रुवंश वैसे ही शांत रहता है, फिर धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। इतना बोलते ही वो धारा के पेट पर चाकू घोंप देता है। धारा दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। धारा ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखती है। वो अब अपनी आंखें खोलती है और ध्रुवंश की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, एक बार में मैं नहीं मरूंगी ध्रुवंश। ध्रुवंश ये सुनकर फिर एक बार धारा के पेट में चाकू घोंपता है। धारा फिर से अपनी आंखें बंद करती है। उसकी सांसें अब तेज होने लगी थी। धारा की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो दर्द से ध्रुवंश को देखकर कहती है, रंध्र का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कमी मत होने देना। धारा फिर से दर्द से अपनी आंखें बंद करती है। ध्रुवंश के इस वक्त हाथ कांप रहे थे। धारा अब गिरने लगती है तो ध्रुवंश उसे संभालते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। धारा अपने पेट पर हाथ रखती है। ऐसा करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ध्रुवंश अब धारा के गाल को थपथपाते हुए उसे बुलाता है। धारा बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, आव्या को मत बताना कि तुमने उसकी वजह से मुझे मारा, वरना वो मेरी मौत का जिम्मेदार खुद को समझेगी। ध्रुवंश की आंखें भी अब लाल हो चुकी थीं।
उसकी आंखों में भी दर्द दिख रहा था। धारा कुछ देर तक तो आंखें खोले रहती है, पर अचानक ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। ध्रुवंश जोर से चिल्लाता है। वो ध्रुवंश के भी आंखों की नमी गालों पर बह जाती है। सिंघानिया विला के बाहर एक कार रुकती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आव्या बाहर निकलती है। आव्या के उतरते ही वो कार हवा की स्पीड से वहाँ से चली जाती है। आव्या धीरे कदमों से सिंघानिया विला के अंदर जाती है। आव्या आ जाते ही देखती है वहाँ अभियान खड़ा था और गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कह रहा था। अभियान की अचानक ही आव्या पर नजर जाती है तो वो एक पल के लिए दंग रह जाता है। आव्या अब भी डरी हुई थी। अभियान जल्दी से आव्या के पास जाता है। वो उससे पूछता उससे पहले ही आव्या रोते हुए अभियान के गले लग जाती है। अभियान महसूस कर पा रहा था कि आव्या किस तरह से कांप रही थी। अभियान उससे कुछ ना पूछना ही सही समझता है। अभियान अब सबको कॉल करके वापस बुला लेता है। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि आव्या वापस आ गई है। उधर ध्रुवंश चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसे अभियान का कॉल आता है। ध्रुवंश जल्दी से कॉल रिसीव करता है। अभियान उधर से कहता है, रैबिट घर आ गई है। ध्रुवंश जैसे ही ये सुनता है वो झट से होश में आ जाता है। वो तुरंत धारा को गोद में उठा लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एनर्जी ड्रिंक पिला दिया हो। ध्रुवंश धारा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो सीधे उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। डॉक्टर पहले तो उसकी नस चेक करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ध्रुवंश बाहर खड़ा था। उसके पूरे हाथ और शर्ट पर खून लगा हुआ था। ध्रुवंश बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वहीं अंदर जैसे ही धारा होश में आती है तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके होश में आते ही डॉक्टर्स की आंखों में एक चमक दिखती है। धारा अपनी बहुत धीमी और हाँफती हुई आवाज़ में कहती है, डॉक्टर प्लीज़ मेरी एक बात सुनिए। धारा बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाए उसकी बात सुनते हैं। धारा कहती है, अगर मैं मरूं या जिंदा भी रहूं तो प्लीज़ किसी से मत कहिएगा कि मैं प्रेग्नेंट थी। धारा की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर ये सुनकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। धारा उनसे विनती करते हुए कहती है, प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर अब धारा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसे बेहोश किया जाता है। धारा की सांसें वैसे तो पहले थमी थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा होने की वजह से उसकी जान बची रही। उसे होश आ गया। ध्रुवंश इधर से उधर चक्कर लगा लगाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वहीं हॉस्पिटल में बेड पर लेटे रुद्र की अचानक से ही आंखें खुलती हैं। पहले तो वो आसपास देखता है। जब उसे आव्या और उस इंसिडेंट का याद आता है तो रुद्र जल्दी से अपने हाथ में लगा सब कुछ उतार कर फेंक देता है। नैना उसके साथ ही थी। जैसे ही नैना रुद्र को होश में देखती है तो वो डॉक्टर को बुलाती है। रुद्र के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। रुद्र उसी तरह दर्द और की हालत में वहाँ से जा रहा था। डॉक्टर उसे देखकर आराम करने को कहते हैं, पर वो नहीं रुकता। डॉक्टर और वार्ड बॉय को वहाँ पकड़ने को कहते हैं। रुद्र गुस्से से उन सबको खुद से दूर करता है। जो भी उसके करीब जा रहा था वो सबको मार रहा था। रुद्र भले ही जिस हालत में हो, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। रुद्र ने सिर पर बहुत प्रेशर ले लिया था, इसीलिए वो फिर से उसके सिर से खून बह रहा था। रुद्र किसी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है। वो नीचे एक इंसान का फ़ोन छीनकर धीर का नंबर डायल करते हुए बाहर निकलता है। वो नंबर डायल करके अपने कान पर फ़ोन सटा लेता है, पर तभी उसकी नज़र सामने खड़ी आव्या पर जाती है। आव्या जिस हालत में घर पहुंची थी उसी हालत में वो इस वक्त खड़ी थी। रुद्र की हालत देखकर आव्या को रोना आ जाता है। आव्या भागते हुए रुद्र के पास जाती है और झट से रुद्र को गले लगा लेती है। आव्या अब जोर जोर से रोने लगती है। रुद्र अपनी आंखें बंद करके आव्या को कसकर गले लगा लेता है। रुद्र भी थोड़ा थोड़ा डर गया था। दोनों ही अपने बच्चे को खोने से डर गए थे। आव्या को खुद की फिक्र नहीं थी, उसे तो बस अपने बच्चे की फिक्र थी। आव्या रोते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी रुद्र, तुम ठीक हो ना? आइंदा से मैं किसी अननोन कॉल के बुलाने पर नहीं जाऊंगी। रुद्र बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, अनजान कॉल करने वाला रहे तब तो वो कॉल करेगा ना। रुद्र आव्या से दूर होता है। वो आव्या की बिगड़ी हालत को देख रहा था। रुद्र आव्या के बालों को ठीक करता है और उससे कहता है, बहुत हो गया छुपन छुपाई, अब असली गेम खेलते हैं। आव्या कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी रुद्र आव्या के होठों पर उंगली रखता है और उससे कहता है, तुम अंदर जाओ, मॉम अंदर ही है, इन खरोचों का ट्रीटमेंट करवा लो। बोलते हुए रुद्र आव्या के हाथ में खरोच के निशान को देख रहा था। रुद्र के सिर से बहते हुए खून को देखते हुए आव्या कहती है, रुद्र तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा, तुम प्लीज़ कहीं मत जाओ। रुद्र कहाँ आव्या की बात मानने वाला था। रुद्र नैना के पास आकर आव्या को छोड़कर सीधे कार में बैठ जाता है। इस वक्त रुद्र के साथ अभियान था। उसकी कार वहाँ से जाती है। वहाँ से जाकर कार एक जगह पर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है रुद्र वहाँ से निकलकर सीधे उस घर में चला जाता है। अभियान भी उसके साथ जाता है। दोनों हॉल में पहुँचते हैं। चारों ओर से दोनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। रुद्र बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है, कहाँ है कायर? हिम्मत है तो पीछे से नहीं आगे से हमला करो। रुद्र के चिल्लाते ही एक लड़का सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरता है।
उसके हाथ में एक ड्रिंक थी और वो रुद्र को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उस लड़के को देखते ही रुद्र उसे बुरी तरह से घूर रहा था। रुद्र को याद था जब वो ध्रुवंश के साथ माफिया की ट्रेनिंग में था तो सामने वाला इंसान भी था जिसका नाम रानव था और उसे माफिया वर्ल्ड में ड्रैगन नाम से जाना जाता था। रानव नीचे उतरते हुए रुद्र के पास आते हुए कहता है, मेरा असली टारगेट तुम नहीं हो टाइगर, मेरा असली टारगेट तो किंग है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अपना टाइम फिजूल चीज़ों में बर्बाद नहीं करता। उसकी बात सुनकर रुद्र का पारा चढ़ जाता है। वो गन निकालकर सीधे रानव के सिर पर पॉइंट करता है। वो जैसे ही सिर पर पॉइंट करता है तभी चारों ओर फैले हुए बॉडीगार्ड्स भी अपना गन रुद्र पर तान देते हैं। रानव तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक गोली मारोगे तो तुम्हें 100 गोलियां खाने को मिलेंगी। रानव बिल्कुल रिलैक्स था। अचानक ही रुद्र के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो सारे बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर कहता है, अगर तुम सब मुझसे डील करोगे तो मैं यहाँ उनको 50 करोड़ का इनाम दूंगा। बस इतना कुछ नहीं है, इसे मारना है। रानव रुद्र के चेहरे पर बेवकूफ़ी देख रहा था। रानव हंसने लगता है। तभी वो सारे बॉडीगार्ड्स रानव की ओर गन पॉइंट करते हैं। ये देखकर जहाँ रानव हैरान था तो वहीं रुद्र के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। रुद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था तेरे बॉडीगार्ड तेरे जैसे ही होंगे, पैसे के भूखे। रुद्र अब दांत पीसते हुए उसे देखता है, फिर अचानक से ही आगे बढ़कर वो उसे एक लात मारता है। उसके ऐसा करते ही रानव जमीन पर गिर जाता है। रुद्र आगे बढ़ता उससे पहले अयाना सीढ़ियों से बहुत ही स्टाइल से उतरती है। अयाना जाकर रानव के पास खड़ी होती है और उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहती है, ये क्या रानव, तुम इससे पिट रहे हो। रानव अयाना के हाथ को थाम लेता है और उठकर बैठ जाता है। अयाना अब रुद्र को देखती है। वो काफ़ी स्टाइल से वॉक करते हुए रुद्र के पास जाती है। अयाना रुद्र के पास जाकर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, हे हैंडसम। वो बहुत ही गौर से रुद्र की आंखों में देखकर हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। अयाना के होठों पर अचानक से ही मुस्कुराहट आ जाती है। अयाना अब अपने गाल आगे करके कहती है, किस मी। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। वो अयाना को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अव्यान ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लड़की हिप्नोटाइज करती है। रुद्र धीरे धीरे उसके गाल की ओर अपने होठ बढ़ा रहा था। अयाना की आंखें बंद थीं और वो बहुत खुश थी। रुद्र उसके होठों को छू पाता तभी अचानक उसे क्या होता है कि वो उससे दूर होकर एक जोरदार थप्पड़ अयाना के गाल पर जड़ देता है, जिससे अयाना सीधे नीचे गिर जाती है। उसके होठों के साइड से खून दिख रहा था, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि रुद्र ने उसे कितनी तेजी से मारा था। अयाना अपना सिर उठाकर गुस्से से रुद्र को देखती है। वो अब सारे बॉडीगार्ड्स की आंखों में देखती है और उनसे कहती है, अटैक बॉयज़। अयाना के कहते ही वो सब अब फिर से रुद्र की ओर गन तान देते हैं। इस बार उनकी गोली चल ही जाती है। अव्यान और रुद्र गोली से बचते हुए एक साइड चले जाते हैं। रुद्र अव्यान को देखकर कहता है, मास्टरमाइंड यहीं कहीं छुपा होगा और उसके चमचों को भेज दिया। रुद्र इतना ही कहता तभी उसे गोली चलने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। रुद्र एक साइड में जाकर ताका झांकी करने लगता है। वहीं एक कमरे में पूरा कमरा कंप्यूटर से भरा हुआ था। हर जगह की सीसीटीवी का फुटेज वहां दिख रहा था। एक लड़का ब्लैक कपड़ों में बैठा हुआ, उसने अपने चेहरे को कैप से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी तो वहीं उसके दूसरे हाथ में ड्रिंक। वो अपने पैरों को हिलाते हुए गाना गाता है, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। वो अपने पैरों को हिलाते हुए कहता है, अगर मैंने उस किंग को पागल ना कर दिया तो मेरा नाम भी अजगर नहीं। इतना बोलते ही वो वहाँ से उठकर बेडरूम में जाता है। वहाँ एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। ध्रुवंश के पुतले को वो लड़की उसे किस कर रही थी। उसकी हरकत बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसके हाथ और एक पैर को हथकड़ी से बांधा गया था। वो लड़की पहले तो ध्रुवंश को किस कर रही थी, लेकिन अचानक वो उसे ही मारने लगती है। वो लड़की ध्रुवंश के पुतले को नीचे पटक कर अब उछलते हुए उसके ऊपर कूद रही थी। अजगर ये देखकर उसके पास जाता है। ये लड़की पागल थी। ये भी माफिया ट्रेनिंग के लिए गई थी। पहले तो वो रुद्र के पीछे पड़ती थी। जब रुद्र ने उसे ज़रा भी भाव नहीं दिया, ध्रुवंश उससे बात तो करता था लेकिन उस नज़रिए से नहीं। जब ध्रुवंश के पीछे ये पूरी पागल हो गई तो वो बस ध्रुवंश को ज़बरदस्ती पाना चाहती थी। लेकिन अचानक से ही एक दिन ध्रुवंश ने उसे मना करते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। उसके बाद से वो खुद पानी में करंट डाली और सीधा उसमें कूद गई। पानी में करंट था और वो उसी करंट वाले पानी में कूद गई थी। उसे इतना ज़्यादा झटका लगा कि उसका मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। रुद्र और अव्यान जहाँ मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पूरी फौज उन दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। कुछ देर तक तो ये लुका छुपी का गेम चलता रहता है, पर अचानक से ही रुद्र को अपने सिर में बहुत तेज चक्कर महसूस होता है। रुद्र अभी ठीक नहीं हुआ था। चक्कर आने की वजह से वो ज़मीन पर बैठ जाता है। अव्यान भी उसे देखता है। रुद्र अपने सिर को पकड़े हुए था। जिस तरह से उसे रॉड से मारा गया था उसके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल था। अव्यान रुद्र के पास बैठ जाता है। वो रुद्र से बहुत धीमी आवाज़ में पूछता है, क्या हुआ। वो जैसे ये सवाल करता है तभी अचानक बहुत सारे लोग उन दोनों पर अपनी अपनी बंदूक तान देते हैं।
रुद्र के साथ। अव्यान उन दोनों को देखते हैं। पीछे से रानव आ रहा था जिसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। उसके साथ अयाना भी थी। रानव दोनों के पास आकर कहता है, क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो? टाइगर तो हमेशा सामने से अटैक करता था। अब फिर से रुद्र के सिर से हल्का हल्का खून आने लगा था। उसके सिर पर बहुत तेज प्रेशर पड़ रहा था। रानव बंदूक लेकर अब रुद्र को पॉइंट करता है। रुद्र को इतना ज़्यादा चोट लगी थी कि वो कमज़ोर पड़ते जा रहा था। रानव एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, बाय बाय। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है तभी एक जीप दीवार को तोड़ते हुए अंदर आती है। सबकी नज़र उधर चली जाती है। जीप अंदर जाकर घूमते हुए रुकती है, जिससे हॉल में रखा हुआ सोफ़ा, टेबल और बहुत सी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। इस दौरान हज़ारों गोलियां चलाई जाती हैं क्योंकि बॉडीगार्ड अभी वहाँ तैनात थे। जीप बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही थी। वहाँ चारों तरफ सफ़ेद धुआं फैला हुआ था जिसमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। गोली चलाना भी बंद हो चुका था क्योंकि अब धुआं खत्म होने लगा था। धुआं खत्म होने पर दिखता है कि जीप में कोई भी नहीं था। सब कंफ्यूज थे। सब एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक से ही ध्रुवंश जीप के नीचे से खड़ा हो जाता है, जिससे दीप पलट जाती है। आया तो ध्रुवंश जीप में ही था, लेकिन गोली से बचने के लिए वो नीचे जंप करके जीप के नीचे छुप गया था। वो अब जल्दी से निकलकर बिना किसी को वक्त दिए अपने दोनों हाथों में 2 गन लिए चारों तरफ शूट करता है। वो किसी को भी शूट करने का मौका नहीं देता। गोलियों की वहाँ बरसात होने लगी थी और बहुत से लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं। रानव और अयाना ये सब कुछ देखकर चौंक जाते हैं। पल भर में ही ध्रुवंश सबको मार गिराता है। रानव जब ये देखता है तो वो तुरंत अपनी गन निकालकर ध्रुवंश को शूट करता है। उसके ऐसा करने से ध्रुवंश के हाथ में गोली लगती है। ध्रुवंश एक नज़र अपने हाथ को देखता है, फिर रानव को देखता है। ध्रुवंश की नज़रें इस वक्त कातिल नज़रें लग रही थीं। अव्यान रुद्र को संभालकर दूसरे रास्ते से निकल जाता है क्योंकि रुद्र के सिर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रानव का निशाना ध्रुवंश पर ही था। ध्रुवंश बिना डरे उसकी ओर ही बढ़ते जा रहा था। रानव को पता नहीं क्यों, लेकिन आज ध्रुवंश से डर लग रहा था। जैसे जैसे ध्रुवंश उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था, रानव वैसे वैसे अपने कदम पीछे करते जा रहा था। अयाना ये देखकर रानव से कहती है, रानव मारो उसे। ध्रुवंश चलते चलते उसके पास ही पहुंचते जा रहा था। रानव फिर से ध्रुवंश के ऊपर शूट करता है। इस बार ध्रुवंश को गोली उसके चेस्ट पर लगती है, लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। ध्रुवंश उसके करीब जाते हुए बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, मुझे मारना है ना, चलो मारो। ध्रुवंश अचानक ही उसके बहुत करीब जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, अरे मार ना। उसके ऐसे इतना तेज़ चीखने से रानव के हाथ से बंदूक छूटकर गिर जाती है। वो बिल्कुल कांप उठता है। अयाना कुछ अब समझ आ चुका था कि रानव से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाती है। जैसे ही अयाना उसे अपनी ओर घुमाती है, ध्रुवंश उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। अयाना सीधे नीचे गिर जाती है। अयाना की नाक से खून बहने लगता है। ध्रुवंश इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसे ये तक नहीं दिख रहा था कि सामने लड़की है या लड़का। ध्रुवंश अयाना के बालों को पकड़कर खींचते हुए सीधे रेलिंग से फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही अयाना की ज़ोरदार चीख गूंज उठती है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरी थी, इसीलिए उसके सिर से खून ही खून बहने लगता है। वो वहीं छटपटाते हुए अपना दम तोड़ देती है। अब ध्रुवंश गर्दन घुमाकर रानव को देखता है, जो अयाना की मौत को देखकर कांप रहा था। ध्रुवंश की लाल आंखें किसी आग की तरह दहक रही थी। वो रानव की ओर बढ़ने लगता है। रानव डर से पीछे हटते हुए अचानक ही वहां से भागता है। उसके भागते ही ध्रुवंश भी इसका पीछा करते हुए भागता है। रानव इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो सीधा भागकर उसी जगह जाता है जहाँ अजगर था। रानव उसके पास जाकर डरते हुए कहता है, भाई भाई। वो इसके आगे वो कुछ कह पाता, अजगर उसे ही मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से ध्रुवंश वहाँ आ पहुँचा था। ध्रुवंश अंदर कमरे में देखता है। अजगर को वो नहीं पहचानता था, लेकिन जब उसकी नज़र पागल लड़की पर पड़ती है तो उसे समझ आता है कि माजरा क्या है। अजगर ध्रुवंश को देखकर कहता है, वेलकम वेलकम किंग, बड़ी देरी कर दी यहाँ पहुँचने में। ध्रुवंश उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। उसकी पागल बहन जब ध्रुवंश को देखती है तो तुरंत भागकर उसके पास जाती है। वो ध्रुवंश को पकड़ती है, उससे पहले ही ध्रुवंश उस जगह से हट जाता है जिससे वो मुंह के बल गिर जाती है। अजगर जैसे ही ये देखता है तो वो चिल्लाता है, सम्यारा। ध्रुवंश अजगर के फेस एक्सप्रेशंस को अच्छे से देखता है, फिर सम्यारा को देखता है। वो देख पा रहा था कि अजगर की कमजोरी उसकी बहन है। ये देखकर ध्रुवंश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। ध्रुवंश उसकी ओर बढ़ने वाला होता है, पर अजगर तुरंत आगे बढ़कर सम्यारा को उठा लेता है। वो सम्यारा को एक कमरे में ले जाकर लॉक कर देता है। उसे लॉक करने के बाद वो अब ध्रुवंश को गुस्से से देखता है। ध्रुवंश उसे देखकर दांत भींचते हुए कहता है, तुम सालों की दुश्मनी का एक ही रीज़न होता है, बदला। गलती तुम्हारे रिलेटिव्स करें, लेकिन गलत हमें समझा जाए। तुम लोगों की वही घिसी पिटी कहानी सुननी होती है। दुश्मनी मुझसे है तो टारगेट किसी और को क्यों कर रहे हो? कभी मेरी बहन, कभी रुद्र, कभी मेरी वाइफ सीधा मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। अगर इतना ही डर लगता है मुझसे उलझने में तो दुश्मनी मोल लेते ही क्यों हो? अब बस बहुत हो गया ये दुश्मनी का ड्रामा, खत्म करो इसे। अरे रे रे। धीरे धीरे ध्रुवंश को गुस्सा आने लगा था। ध्रुवंश चिल्लाते पड़ता है,
अजगर आगे बढ़ता है। ध्रुवंश भी तुरंत आगे बढ़कर उसे अचानक ही उठाकर सीधे दीवार पर पटकता है। अजगर सीधे नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश की नज़र खिड़की पर लगी लोहे के नुकीले तार पर जाती है। वो उस तार के पकड़कर खींचता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। ध्रुवंश अपने हाथ में तार को लपेटता है, जिससे उसके हाथों से रिसकर खून निकलने लगता है। ध्रुवंश इस वक्त अजगर को पीट करके खड़ा था, इसीलिए उसे उस पर वार करने का मौका मिल जाता है। वो ध्रुवंश पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ध्रुवंश तुरंत पलटकर उसके मुंह पर पंच करता है। उसके उसी हाथ से पंच किया था जिसमें उसने तार को लपेट रखा था। उसके बीच मारपीट चलती रहती है। उनमें अजगर बुरी तरह से घायल हो चुका था। ध्रुवंश आज इतने गुस्से में था कि उससे मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। अजगर घायल हुआ जमीन पर पड़ा था। ध्रुवंश अब उसके पैर और उस घर में चारों तरफ केरोसिन डालता है। अजगर उस कमरे की ओर देखता है जहाँ उसने अपनी बहन को रखा हुआ था। वो ध्रुवंश को मुड़कर देखता है। उसके हाथ में इस वक्त लाइटर था। लाइटर देखकर अजगर जोर से चिल्लाता है, नहीं किंग, नहीं। ध्रुवंश की आंखों में बस इस वक्त बेदर्दी दिख रही थी। ध्रुवंश एक ऐसा जालिम इंसान दिख रहा था जिसका दिल पत्थर का हो। वो झटके से लाइटर को उसके ऊपर फेंकता है, जिससे पूरे कमरे में तुरंत आग लग जाती है। जिंदा जलने में जो दर्द होता है, उस दर्द को वही समझ सकता था जो जल रहा हो। ध्रुवंश अब उस कमरे से निकलता है। उस कमरे में दोनों भाई बहन की चीखें निकलने लगती हैं। ध्रुवंश कमरे से बाहर ही पहुंचा था। एकदम से वो उस कमरे से आग का सैलाब बाहर आ जाता है, जिसमें ध्रुवंश झुलस जाता है। वो किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ध्रुवंश ऊपर से नीचे गिरता है। उसके सिर पर हल्की चोट लगती है। अब ध्रुवंश जैसे इन सबसे थक चुका हो, वो वहीं पर लेटा रहता है। वो उठने की कोशिश ही नहीं करता। धीरे धीरे उस पूरे घर में आग लग जाती है। ध्रुवंश उस आग को देखते हुए अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की यादों में खो जाता है। वो बचपन से यही सब देखता आ रहा था, वही मारपीट, वही दुश्मनी, वही खून। और ये सब की शुरुआत हुई थी एक दुश्मन से। उस दुश्मन का तो खात्मा पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो आता गया वो किसी न किसी से रिलेट करता था। ध्रुवंश उन सारी चीज़ों को याद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती थी तो बहुत कम आती थी। खुशियों से ज़्यादा तो दुश्मनी में उसका टाइम निकलता था। ध्रुवंश ये सब कुछ सोचते हुए वहीं पर लेटा रहा। कुछ आधे घंटे होते ही वो घर पूरी तरह से आग की लपेटे में आ चुका था। 6 महीने बाद एक हॉस्पिटल के बेड पर आव्या के चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसने कसकर बेडशीट को पकड़ा हुआ था। उसकी चीख सुनना रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अंदर जाकर सबको पीट दे, क्योंकि उसकी वजह से आव्या इतनी ज़्यादा चीख रही थी। लेकिन असल में तो वो गलत था। उसके चिल्लाने की वजह डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं थी। आव्या अचानक ही बहुत तेज़ी से चीखती है। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। रुद्र ने कब से अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी, लेकिन वो जैसे ही आवाज़ सुनता है तो आंखें खोलता है। आव्या कुछ पल शांत रहती है, फिर उसे दर्द होता है। उसके साथ और 2 बार उसी तरह से दर्द का सामना करना पड़ता है, तब जाकर उसकी चीखें बंद होती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और रुद्र को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि रुद्र तुरंत अंदर चला जाता है। डॉक्टर जो बोलने के लिए मुंह खोले हुए थे, उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। काव्या ये देखकर कहती है, डॉक्टर आप उसे छोड़िए और हमें बताइए। डॉक्टर आदित्य और काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 लड़का और 2 लड़कियां हुई हैं। ये सुनकर काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। तभी आव्या के बारे में सोचते हुए काव्या कहती है, डॉक्टर आव्या तो ठीक है ना? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ ठीक है, पर अभी फ़िलहाल बेहोश है। ये सुनकर काव्या को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। रुद्र इस वक्त पालने में देख रहा था। पालने में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। तीनों की आंखें बंद थी। तीनों ही वाइट कपड़े से लिपटे हुए थे। रुद्र बस एकटक उन तीनों को देख रहा था। एक बूढ़ी नर्स वहाँ अभी भी मौजूद थी। वो रुद्र को इशारा करते हुए कहती है, ये जो बीच में है वो बेबी बॉय है और साइड साइड में दोनों बेबी गर्ल। ये जो लेफ्ट साइड में है उसकी डिलीवरी पहले हुई है, फिर दूसरी बेबी गर्ल एंड लास्ट में बेबी बॉय की डिलीवरी हुई है। तीनों का चेहरा बहुत ज़्यादा सेम लग रहा था, इसीलिए कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। रुद्र नर्स की बात सुनकर जान चुका था कि कौन क्या है और कैसे पैदा हुआ है। नर्स अब वहाँ से जाती है। रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर अपने तीनों बच्चों को टच करता है। उन्हें टच करते हुए उसकी आंखों में जो फीलिंग दिख रही थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। तीनों को देखते देखते अचानक ही रुद्र के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। एक ऐसी स्माइल जो किसी ने भी नहीं देखी थी। इधर एक तालाब के सामने एक गुलाबी रंग का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे ध्रुवंश बैठा था। ध्रुवंश के हाथ में एक पेंटिंग ब्रश था और वो कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। सामने धारा और रंध्र बैठे हुए थे। दोनों के होठों पर स्माइल थी। उस दिन के बाद ध्रुवंश ने माफिया वर्ल्ड ही छोड़ दिया था। वो पूरे 6 महीने से रंध्र और धारा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। रंध्र भी अब नॉर्मल बच्चों की तरह मस्ती करता था। उसका जैसा पहले मूड हुआ करता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। धारा इस वक्त मुस्कुराते हुए बैठी थी और रंध्र उसके गाल पर किस कर रहा था।
उसी की पेंटिंग ध्रुवंश बना रहा था। ध्रुवंश सामने देखता है, फिर पेंटिंग को देखता है। वो ब्रश को नीचे रखकर कहता है, हो गया। जैसे ही ये ध्रुवंश कहता है, रंध्र दौड़कर ध्रुवंश की ओर आता है। धारा भी उठकर उसकी ओर आती है। रंध्र पेंटिंग देखता है, फिर ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश अपनी आंखें मटकाते हुए उससे पूछता है, कैसा है? रंध्र फिर से पेंटिंग देखता है, फिर ध्रुवंश को घूर कर देखता है। धारा भी आकर जब पेंटिंग को देखती है, पेंटिंग में धारा तो थी, लेकिन रंध्र की जगह ध्रुवंश ने खुद को बनाया था। ये देखकर धारा की अचानक से ही हंसी छूट जाती है। वो रंध्र को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। रंध्र घूर कर बस ध्रुवंश को देख रहा था। ध्रुवंश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? रंध्र मुंह मोड़कर कहता है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वो चुपचाप आगे चला जाता है। रंध्र चुपचाप सा चलता जा रहा था। ध्रुवंश जल्दी से उसके पीछे जाता है और एकदम से उसे पकड़कर अपने कंधे पर बिठा लेता है। ध्रुवंश अच्छे से रंध्र के पैर को पकड़ लेता है तो वहीं रंध्र उसके सिर को पकड़ लेता है। रंध्र ये देखने के लिए कितना ज़्यादा खुश था कि उसकी माँ के साथ उसकी पेंटिंग हो, लेकिन ध्रुवंश ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रंध्र कहता है, मैं अब भी नाराज़ हूँ डैड। ध्रुवंश उसे उसी पेंटिंग के पास ले जाता है। धारा उसे उतारती है। ध्रुवंश उस पेंटिंग को हटाता है। उसमें एक और पेंटिंग थी जिसमें धारा और रंध्र की पेंटिंग थी। ये देखते ही रंध्र खुश हो जाता है। वो खुश होकर ध्रुवंश को देखता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। धारा ये देखकर मुस्कुराती है। तीनों अब तक एक दूसरे में ही गुम थे कि तभी ध्रुवंश का फ़ोन बजता है। ध्रुवंश कॉल रिसीव करता है। ये एक वीडियो कॉल था जो श्रेष्ठा ने किया था। श्रेष्ठा उसे हाथ हिलाते हुए कहती है, कैसे हो अंश? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ध्रुवंश असमंजस से श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा कैमरे को आव्या के तीनों बच्चों की ओर कर देती है। ध्रुवंश जैसे ही तीनों को देखता है तो उसके चेहरे पर अनगिनत खुशी दिखती है। तभी उसे श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, देखो तुम्हारी ट्यूलिप के 3 बच्चे हैं, बिल्कुल खरगोश की तरह लग रहे हैं ना? ध्रुवंश खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ध्रुवंश अब उन्हें रियल में देखकर उन्हें गोद में उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हो जाता है। ध्रुवंश को अब आव्या की याद आती है। वो श्रेष्ठा से कहता है, मामा ट्यूलिप कहाँ है? श्रेष्ठा आव्या की ओर दिखाती है। आव्या इस वक्त आंखें बंद करके लेटी थी। उसे अब तक कोई होश नहीं आया था। ध्रुवंश ये देखकर श्रेष्ठा से पूछता है, मॉम ट्यूलिप ठीक है ना? ये पूछते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ छलक रही थी। श्रेष्ठा उसे काम डाउन करते हुए कहती है, हाँ वो ठीक है, बस फिलहाल बेहोश है, कुछ वक्त में होश आ जाएगा। तुम लोग कब आ रहे हो? ध्रुवंश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो तुरंत जवाब में कहता है, कब क्या मॉम, हम अभी निकल रहे हैं। श्रेष्ठा कहती है, ओके जल्दी आना। श्रेष्ठा की कॉल कट होते ही धारा उसे सवालिया नज़रों से देखती है। ध्रुवंश खुशी से जल्दी से धारा को उठाकर घुमाते हुए कहता है, मैं मामू बन गया, मैं मामू बन गया। धारा तो उसके ऐसे अचानक करने से डर जाती है। वो ध्रुवंश के कंधे पर मारते हुए कहती है, ध्रुवंश नीचे उतारो मुझे। ध्रुवंश धारा को नीचे उतारता है, फिर रंध्र को उठाकर घुमाते हुए चिल्लाता है। ध्रुवंश इस तरह से खुश था जैसे वो उसी का बच्चा हो। ध्रुवंश दोनों को आव्या के बच्चों की फ़ोटो दिखाता है। धारा ध्रुवंश को खुश होकर खुद भी खुश थी। रंध्र ध्रुवंश के फ़ोन लेकर तीनों छोटे छोटे बच्चों को देखता है। तीनों अब तक सोए हुए थे। तीनों की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुली थी। रंध्र एक लड़की बच्ची को छूते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, फ्रूटी, पटना। पूरी फैमिली बच्चों से मिलने के बाद कमरे से निकल जाती है। सबके जाने के बाद रुद्र अंदर आता है। कुछ देर बाद आव्या होश में आती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने रुद्र दिखता है। रुद्र आव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो आव्या के ऊपर झुककर उसके होठों पर किस करता है। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र कुछ पल तक उसके होठों पर अपने होंठ रखे किस करता रहता है। आव्या भी आंखें बंद करके उसे बस महसूस कर रही थी। रुद्र की किस बहुत सॉफ्ट थी। कुछ देर बाद वो उसके होंठों को छोड़कर पीछे होता है। आव्या अपनी आंखें धीरे से खोलती है। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करके कहता है, थैंक यू सो मच बेबी गर्ल। आव्या पहले अपने पेट को देखती है। उसका बड़ा सा पेट अब गायब हो चुका था। वो अब अपने बेबीज़ को ढूंढते हुए कहती है, रुद्र मेरे बेबी। रुद्र उठकर बेबी के पास जाता है और पूरा झूला ही उठाकर आव्या के पास रख देता है। आव्या झूले में अपने तीनों बच्चों को देखती है तो इमोशनल सी हो जाती है। रुद्र एक बच्ची को उठाकर आव्या को देते हुए कहता है, शी इज़ अवर फर्स्ट गर्ल। आव्या उठकर बैठ जाती है और उसे गोद में ले लेती है। आव्या उसे गौर से देखती है, फिर उसकी नाक को चूम लेती है। वो जैसे ही उसे चूमती है दूसरी बच्ची अचानक ही रोने लगती है। रुद्र उसे गोद में उठा लेता है और उसे भी आव्या को देते हुए कहता है, शी इज़ आवर सेकंड गर्ल। आव्या पहली वाली को नीचे रखकर दूसरी को गोद में लेती है और उसके भी नाक पर किस कर लेती है। जैसे ही आव्या उसे किस करती है अब आखिर में उनका बच्चा भी रो पड़ता है। रुद्र अब उसे भी उठा लेता है। आव्या दूसरी वाली को नीचे रखती है। आव्या एक्साइटमेंट में अपने बेटे को तुरंत रुद्र से छीनकर गोद में लेकर कहती है, ही इज़ माई बॉय। इतना बोलते ही आव्या उसकी नाक पर किस करती है। तभी दूसरी वाली रोने लगती है। आव्या अपने साइड में बच्ची को देखती है, फिर मायूसी से रुद्र को देखती है। रुद्र जाकर अपनी उस बच्ची को उठाता है। तभी पहली वाली बच्ची भी रोने लगती है। रुद्र और आव्या दोनों अब लाचारी से उसको देखते हैं। बच्चे इतने बड़े तो थे नहीं कि दोनों को एक साथ उठा लिया जाए।
आव्या अपनी गोद में लिए बच्चे को नीचे रखती है और पहली बच्ची को उठाती है। तभी तीसरा बच्चा रो पड़ता है। आव्या ये देखकर दंग रह जाती है। वो अब रुद्र को देखकर कहती है, तुम तो बड़ा कह रहे थे कि 10 करेंगे, अब संभालो इनको। रुद्र आराम से कहता है, मुझे इनका रोना सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनो तो ये एक म्यूज़िक लग रहा है और मुझे म्यूज़िक पसंद है। बिना रेडियो का गाना सुनने को मिलेगा। आव्या रुद्र को घूर कर देखती है। तभी रुद्र की दोनों ही बेटी जो अब तक चुप थी, वो अब दोनों ही रोने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों रुद्र की आज्ञा का पालन कर रही हों। रुद्र ने जैसे कहा कि उसे म्यूज़िक पसंद है, तो इसीलिए दोनों अपना म्यूज़िक सुना रही थी। दोनों रोने लगती हैं तो उनका बेटा चुप हो जाता है। आव्या अब अपनी दोनों बेटियों को घूरते हुए कहती है, यहाँ म्यूज़िक कंपटीशन नहीं हो रहा है, फिर भी उसकी दोनों बेटियाँ चुप ही नहीं होती। आव्या थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, चुप रहो। उसकी आवाज़ सुनकर अब उसकी दोनों बेटियां कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, फिर एकदम से ही रोना शुरू कर देती हैं। आव्या भी अब रोने जैसी सूरत बनाकर रुद्र को देखती है। आव्या उसे देखकर कहती है, अगर ये दोनों चुप नहीं हुई तो मैं भी रो दूंगी, फिर तुम चुप करवाते रहना हम तीनों को। रुद्र कुछ बोल पाता, इससे आगे कुछ हो पाता, उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान सीधे जाकर रुद्र के पास खड़ा हो जाता है। वो रुद्र को देखते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अव्यान किसी मीटिंग में बिजी था, इसीलिए वो अभी पहुंचा था। फिलहाल वो दोनों बच्चियों को रोते हुए देख रहा था। अव्यान अब आव्या के पास जाता है। अव्यान आव्या के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, कैसी हो रे बेट? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम फाइन भाई। अव्यान की नज़र अब आव्या की गोद में जो बच्ची थी उस पर जाती है। अव्यान मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में ले लेता है। आव्या अब अपने लड़के बच्चे को गोद में ले लेती है। अब तीनों बच्चे शांत थे। कमरे में अब अवन्या दौड़ते हुए आती है और सीधे बेड पर चढ़ जाती है। वो आव्या के पास आकर उसके बेटे को देखने लगती है। अवन्या उसे गौर से देखते हुए एकदम से माथे पर किस करती है। प्रज्ञा भी अंदर आती है। अवन्या आव्या को देखते हुए कहती है, बुआ ये आव्या उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये बाबू है, बाबू। अवन्या अब उसे देखते हुए कहती है, बाबू। प्रज्ञा उसके पास आकर आव्या से कहती है, तो आव्या क्या सोचा है अब आपने इन तीनों का नाम? आव्या ये सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने तो अपने बच्चों का नाम सोचा ही नहीं था। आव्या सोच में डूबी रहती है। तभी रुद्र अचानक ही कहता है, बेबी गर्ल, आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना बोलते ही रुद्र आव्या के पास जाकर उसके दूसरे बेबी को भी गोद में ले लेता है। अब दोनों को झूले पर लिटाता है, फिर आव्या को भी लिटा देता है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आज आराम करो, कल हम घर जाएंगे। इतना बोलते ही वो धीरे से आव्या के होठों पर किस करता है। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अवन्या पहले ही उतरकर बाहर जा चुकी थी, लेकिन प्रज्ञा की नज़र उधर ही थी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों पर हाथ रखता है। उसे पहले से अंदाज़ा हो चुका था कि रुद्र ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही दूसरी तरफ देख रहा था। रुद्र आव्या से दूर होता है, फिर आव्या के होठों को सहलाता है। आव्या तो अब भी हैरानी से उसे ही देख रही थी। रुद्र अब झूले पर देखता है, जहाँ उसके दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। रुद्र अव्यान को भी रखने को कहता है। अव्यान भी उसे झूले पर सुला देता है। रुद्र और अव्यान वहाँ से जाते हैं। प्रज्ञा वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि आव्या के साथ भी तो किसी का होना ज़रूरी था। वहीं उधर अवन्या हॉस्पिटल में इधर से उधर भाग रही थी। वो दौड़कर सुहांश के पास जाती है और उसे मारकर दौड़ने जाने वाली होती है। तभी अचानक से ही वो किसी से टकरा जाती है, जिससे वो गिर जाती है। गिरते ही वो इधर उधर देखती है। जब उसे दिखता है कि उसे गिरते हुए सभी ने देख लिया, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सभी देख पा रहे थे कि अवन्या कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। अगर किसी ने उसे ना देखा होता तो वो रोती ही नहीं। टू बी कंटिन्यूड।